तो माता जी को मेरा प्रणाम। तो आज जो है हम वात का पित्त को हम कैसे बैलेंस रखें और नाड़ी शोधन प्रक्रिया को हम कैसे अपनाएं अपने जीवन में, और कैसे हम आयुर्वेद की तरफ बढ़े और कैसे हम खान पान चेंज करके अपनी जीवन शैली को एक बेहतर तरीके से जी सकते हैं और चला सकते हैं। तो आज हमारे बीच में खैर इनको जो है ना उसकी जरूरत नहीं है, सभी जानते हैं इनको और इनके कार्य को, कि कितना यहाँ इतना सब कुछ कर रही है, लोगों के लिए योगदान भी दे रही है और अपना जो सिस्टम है वो चला रही है। अपना नाड़ी शोधन प्रक्रिया घर से ही कैसे वो अच्छे से अच्छी बीमारी को जो डॉक्टरों ने मना कर दिया, जिन्होंने हाथ खड़े कर दिए, तो इनकी उस दवा से या इनके नाड़ी शोधन प्रक्रिया से तुरंत जो रिजल्ट आए हैं वो सभी आज ही अपने मुख से बताएंगे और हम सभी इनको ना प्रेम पूर्वक सुनेंगे। और रही बात क्वेश्चन आंसर की, तो पहले इनका प्रोग्राम जब सारा खत्म हो जाएगा, अगर किसी को कोई पर्सनल क्वेश्चन करना होगा तो लास्ट में करेंगे, वो हम बीच में नहीं डिस्टर्ब करेंगे इनको। जो इनके पास अभी जो ज्ञान है पहले वो ले लेंगे हम, और उसके बाद फिर लास्ट में देखेंगे अगर समय बचा, नहीं तो फिर नेक्स्ट डे जो या नेक्स्ट टाइम पर इनके सवाल जवाब हम कर लेंगे इनसे। ठीक है, तो उम्मीद है हम सब प्रेम पूर्वक इनको सुनेंगे जी। को जय श्री राम, वंदे मातरम। मैं ग्वालियर से नीलम माहुलिया, पुश्तैनी वैद्य। हमारा पूरा का पूरा आयुर्वेद वात कफ लिखा हुआ है, रस पे लिखा हुआ है। वात पित्त कफ और छठ हमने सम कर लिए तो सात धातु अपने आप सम हो जाते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होता है? वात पित्त कफ सम करने के लिए पहले तो रात को सोते टाइम नाक में, कान में, आंखों में, नाभि में, नाखूनों में देसी गाय का घी डाल के सोना होता है। आंखों में 2-2 बूंद डाल सकते हैं, कान में 3-4 बूंद डाल सकते हैं, और नाक में तो आप 100 ग्राम तक डाल सकते हैं। ये आपकी कुव्वत होनी चाहिए कि कितना ज्यादा डालते हो तो उतना ज्यादा काम होगा। नाभि में 2-3 बूंद डालना है। नाखूनों में भी कैसे डालना है? 4-5 बूंद घी हाथ की हथेली पे रखो, पांचों नाखून मिला के उस हथेली में डुबो पे पड़े हुए घी में डुबो लो और जोर से रगड़ लो। फिर पांचों उंगलियों को साथ मिला के और उनको भी रगड़ो। इससे आपके नाखूनों में भी, के पोरों में घी जाएगा, नाभि में घी जाएगा, नाक में घी जाएगा, कान में घी जाएगा, आंखों में जाएगा, तो स्निग्धता आएगी। और जो हमने गलतियां की हैं या हमें हमसे गलतियां कराई गई हैं, एक बहुत सोची समझी रणनीति के अंदर, अरे जुकाम हो गया कुछ लेते क्यों नहीं। जिसने जुकाम होने के टाइम कुछ लिया है उसको आगे चल के सबसे बड़ी से बड़ी बीमारियां हो सकती हैं। तो जो तुमने रात को घी, इससे वो जो जम चुका है, कुछ ले लेके जुकाम जमा जमा करके जुकाम को निकलने नहीं दिया है, उसको ढीला कर देगा रात का घी। फिर हम अभी मेरे बिस्तर सोए ही हुए हैं, उठने वाले हैं। जो डबी सूंघने वाली शिव भाई ने बताई, उसमें से एक चुटकी हमें सूंघना है, नाक में ऊपर खींचना है, सूतना है। उसके बाद आंख में तेल डालना है 2 बूंद, जो शिव भाई ने बताया। कान में डालना है 2-3 बूंद, नाभि में डालना है 2-3 बूंद, हथेली पे डाल के नाखूनों में वैसे ही पांचों नाखून उसमें डुबो कर रगड़ना है। फिर पांचों उंगलियों को मिलाकर उसको रगड़ना है, और आखिरी में नाक में डालना है। पहले नाक में दवा सूत्र, इन सबको निपटाने के बाद आखिरी में नाक में तेल डालना है। भले तेल भी 100 ग्राम तक डाल सकते हो। अब अपनी कुब्बत बनाओ, जितना ज्यादा तेल नाक से जाएगा उतना जल्दी आपका जो कफ है कटेगा। जो आपने घी रात को डाल के सोए, उससे कफ ढीला होगा, जमाव ढीला होगा। और समय आपने जो सोने वाली दवा ली और तेल डाला,
से आपका वो सारा धीरे 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 कट जाएगा। अब ये तेल निपटा के आपको सीधे वज्रासन में बैठना है, नीचे नहीं उतरना है। आप लोग अपने अपने मन में सोच लो कि जब हम सवेरे बिस्तर से उतरते हैं तो हमें घूमता हुआ सा हल्का हल्का सा दर्द महसूस होता है, कहीं कंधों में, कहीं बाहों में, कहीं पीठ में, कहीं पेट में, कहीं साइडों में, कहीं टांगों में। उसका मतलब ये है कि जो हमारी गैस है रात को सोने से पति ने जमा की है पेट में, वो गैस पूरे शरीर में खिलर रही है, पूरे शरीर में फैल रही है। तो हल्का हल्का मीठा मीठा सा दर्द महसूस हो रहा है। तो हमें वो खिलरने नहीं देनी है, बिखरने नहीं देनी है शरीर में। हमें बिस्तर पे ही 15 मिनट करीब वज्रासन करना है। ये 15 मिनट का वज्रासन आपको 5 किलोमीटर पैदल चलने का फायदा भी देगा। और रात को 1/4 चम्मच अजवाइन एक पानी में भिगो के रखो। एक जने का मैं बता रही हूँ, जितने जने उस हिसाब से बढ़ा लेना, पानी भी और अजवाइन भी। चौथाई से अगर किसी को अजवाइन गर्म करती है तो उसका आधा हिस्सा डालना, 8वां हिस्सा 1/4 चम्मच। और फिर क्या करना है, उसको भिगो के रखना है। सवेरे काला नमक और गुड़ डाल के उसको उबालना है। मिट्टी के बर्तन में ही उबालना है, या लोहे के बर्तन में, या पीतल के बर्तन में। भिगोना भी इन्हीं में है। या फिर आप कांच के बर्तन में भी रख सकते हो। उबालने टाइम मिट्टी, लोहा या पीतल का बर्तन होना चाहिए, न एल्युमिनियम का न स्टील का। फिर आप मिट्टी के गिलास में नींबू निचोड़ो, ये काला नमक और अजवाइन गुड़ उबला पानी उसमें लो। 4 से 10 चम्मच 100 ग्राम तक भी आप घी पीकर, देसी गाय का घी होना चाहिए, और ऊपर से अजवाइन वाला काढ़ा पी लो। अब मैं बताती हूँ ये तीनों काम कैसे होंगे। ये तीनों काम करने से आप वात पित्त कफ सम हो जाएगा। एक बात और रह गई, जो मैंने बोला ना, नाक कान आंख नाभि नाखूनों में तेल डाल के बिस्तर पे ही फिर वज्रासन में बैठना है। उस वज्रासन में बैठते हुए मैं एक चूर्ण देती हूँ, यूरिक एसिड और शटरस, उससे बैलेंस हो जाता है। तो आप और कुछ नहीं तो कम से कम कोई कड़वा चूर्ण ही बिस्तर पे बासी मुंह बासी पानी वज्रासन करते हुए लेना है। तो इससे आपका शटरस भी बैलेंस हो जाएगा। यूरिक एसिड तो फिर अब जब हम मेरे से मंगवाओगे तो वो दोनों काम अगर करने हैं तो वो अलग से मंगवाना पड़ता है कोर्स का। तो अब बताती हूँ ये वात पित्त कफ और शटरस कैसे सम हो गया। हमारे घर में बहुत कचरा हो जाए और हम जगह जगह से उठा के फेंकें, वो सही रहेगा कि एक बार झाड़ू लगा के एक जगह इकट्ठा करके उठाएं, वो आसान रहेगा। सभी का विचार यही आएगा, झाड़ू लगा के कचरा उठाना आसान रहेगा, क्योंकि सफाई भी अच्छी होगी और टाइम भी कम लगेगा। तो ऐसे ही हम जो रात के 5-7 घंटे सोते हैं, प्रकृति हमारे शरीर में झाड़ू लगाती है, वात पित्त कफ को अपनी अपनी जगह पे इकट्ठा करती है। और जो काम प्रकृति करेगी वो साइंस नहीं कर सकता। तो रात को जो आपने घी डाला, सवेरे तेल डाला, इससे आपका कफ बैलेंस हो जाएगा। और जो वज्रासन किया उससे आपका वात बैलेंस हो जाएगा। और जो आपने अजवाइन नींबू वाला पानी पिया, काला नमक उबला हुआ, ये आपका पित्त बैलेंस करेगा। और जो आपने बांसी मुंह कड़वा पाउडर लिया, वो आपका शटरस बैलेंस करेगा। मैं बताती हूँ सहज सरल जीवन की पोथी, बहुत कठिन अनुवाद कर दिया है। ये जीवन बहुत आसान है, हमने बहुत कठिन करके छोड़ा है। थोड़ा हमें जागना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि हमारे बड़े बुजुर्ग जो हमारे असली
ब्रांड एम्बेसडर थे, हमने उसको दरकिनार करके कहा किस खाई में पहुंचे हैं। हमने अपने ऋषि मुनि को दरकिनार करके किस खाई में पहुंच गए हैं या पहुंचा दिए गए हैं, सोची समझी रणनीति के तहत। तो हमें जागना पड़ेगा, समझना पड़ेगा इस सहज सरल जीवन की पोथी को। बहुत आसान अनुवाद हो जाएगा, नहीं तो इतना कठिन अनुवाद कर दिया है, ये जांच वो जांच, ये ऑपरेशन वो ऑपरेशन, ये अंग भंग वो अंग भंग। ये कोई तरीका नहीं है, ये कोई इलाज नहीं है। इलाज का मतलब है कि 2-5 दिन लिया, 10 दिन लिया, महीना लिया, बस रोग जैसे हट जाना चाहिए। ना कि जिंदगी भर कोई भी गोली खानी चाहिए, ना जिंदगी भर फैमिली डॉक्टर रखने चाहिए। पहली तो समझदारी में इसी में है कि हम बीमारी ना हो, खान पान सुधारें। दादी नानी के जमाने जितना भोजन खाने का उसी को राइट है 3 वक्त, जो दादी नानी जितना शारीरिक श्रम कर रहा है। हम शारीरिक श्रम करने से तो कतराते हैं, 100 कोस दूर भागते हैं। दादी नानी के जमाने जितना भोजन भी खाते हैं, फिर ऊपर से कुछ न कुछ चटर भी होती है, कहीं कुछ निकल लिया, कहीं कुछ खा लिया, कहीं कुछ खा लिया, कहीं मोमो अच्छे लग रहे हैं, कहीं चिप्स अच्छे लग रहे हैं, कहीं चाय के साथ बिस्कुट अच्छे लग रहे हैं। भाई चाय चीनी चावल गेहूं दालों से बचो। दाल उसी के लिए अमृत है जो मेहनत मजदूरी कर रहा है। जितना दाल प्रोटीन है देती है हमें, वो प्रोटीन हम कुर्सियों पे और गाड़ियों पे चलने वाले लोगों के लिए पाचन नहीं होगा, और वो सड़ेगा, हमारे अंग प्रत्यंग को, हमारे सारे अवयव को डैमेज करेगा, शिथिल करेगा। तो मैं बताती हूँ, इससे तो दाल का सूप बनाओ। दाल भी कौन सी? साबुत मूंग मसूर मोट जो भी है, साबुत लेना है। एक बंदे के हिसाब से 1 चम्मच दाल, मतलब ये समझ लो एक परिवार है तो 1 मुट्ठी दाल बहुत है। वो भी ऐसे नहीं बहुत भर के, मुश्किल से 25-30 ग्राम दाल ले लो। 5-6 जनों का परिवार आज होता है, उसके लिए रात को भिगो के रखो। सवेरे उसको हांडी में इतना उबालो, इतना उबालो, और पानी 2-3 किलो डाल दो कि वो पता ना पड़े इसमें दाल थी, इतनी मैच हो जाए। काला नमक और सेंधा नमक मिला के उबालो। फिर आप न छानना है, न दाल दिखना है चाहिए। फिर आप वो गर्मा गर्म नींबू मिट्टी के गिलास में डाल के नींबू निचोड़ के उस पियोगे घी पीकर, आपके शरीर में स्निग्धता भी आएगी। आज हमने रिफाइंड खाए हैं, टाटा बटर के नमक खाए हैं, जरा जरा से पे पेन किलर खाए हैं, जरा जरा से पे एंटीबायोटिक खाए हैं, फिर आगे तो फिर लंबी कहानियां हैं, दवाइयां वही होती हैं, ड्रग्स होती हैं। तो उसके कारण हमारा शरीर पूरा खुश्क हो चुका है। अभी पीछे काढ़े बहुत पिए गए, डेली अखबार की सुर्खियां बन रहे थे, डेली न्यूज चैनलों की सुर्खियां बन रहे कि ना काढ़ा पीने से बवासीर हो गई और छाले हो गए। हमने जो ये सब टाटा के नमक और पेन किलर और ये वो लेके ना रिफाइंड तेल शरीर को खुश्क कर दिया है। वे दवा भी कहीं ना कहीं गर्म खुश्क होती है, स्निग्धता बहुत जरूरी है। इसलिए मैं कहती हूँ कोई भी काढ़ा पीना है, कोई भी सूप पीना है, सब्जियों का भी बना के, दाल का बना के, पहले 150 ग्राम घी पीना है। स्निग्धता होगी तो आपको तृप्ति भी महसूस होगी। स्निग्धता नहीं होगी तो आपको अभी खाया है, फिर शाम को कोई मनपसंद चीज आ गई, फिर वो डकार लोगे। हमारा भोजन पाचन नहीं हो रहा है, इसलिए उस अधपचे भोजन में गैस बनती है, वो गैस सर पे चढ़ती है और वो सर दर्द देती है। आयुर्वेद कहता है आंत भारी तो माथ भारी। आपने आंत भारी का तो कोई जो किया नहीं,
हाथ भारी के लिए पेन किलर लिया, अरे कुछ लेते क्यों नहीं, सर दर्द हो रहा है। हमें बड़े ही शातिराना तरीके से उलझाया गया है और हम इतना खुश हो जाते हैं पेन किलर से, हमें तो 2 मिनट 5 मिनट में आराम आ गया। करना हमें क्या था, जो हाथ भारी है उसका निष्कासन करना था। जो हाथ भारी हो रही है, क्यों हो रही है, क्योंकि हमारा पाचन नहीं हो रहा। फिर इस अधपचे भोजन पे कई तरह के बैक्टीरिया, वायरस, जर्म आकर्षित होंगे, पैदा होंगे। फिर आपको एंटीबायोटिक पे एंटीबायोटिक भी दी जाएगी। भाई कोई जरूरत नहीं है किसी पेन किलर की, किसी एंटीबायोटिक की। केवल आप अधपचा भोजन अंदर सड़ने मत दो। इनपुट का रास्ता एक ही है, केवल मुंह से खाते हो, कहीं नाक कान आंख से कहीं से नहीं खाते हो। निष्कासन के कितने रास्ते दिए हैं। आंख से भी गंदगी निकलती है, नाक से भी निकलती है, मुंह से भी कफ के रूप में निकलती है, कई बार उल्टी के रूप में भी निकलती है, कान से भी निकलती है, रोम रोम से निकलती है, मल द्वार, मूत्र द्वार, नाभि, तरीके से हमारा निष्कासन होता है। हमने इनपुट में इतनी गलती करी है कि आउटपुट हमारा हो ही नहीं पा रहा है, इतने रास्ते होने के बाद भी। तो हमें इनपुट और आउटपुट पे भी ध्यान देना है। इसके बिना काम नहीं होगा। पर हमें, मैं कहती हूँ, लीवर को नहीं देना है, हमें देना है तो शरीर को देना है। शरीर को दोगे, शरीर को चलाना है। लीवर को चलाओगे, वो बैठ चुका है लीवर, क्योंकि हम काम तो कर रहे हैं सुनार की तराजू वाला, और खान पान रखे हैं लोहा की तराजू वाला। इसलिए हमारी सुनार की तराजू बैठ चुकी है, हमारा लीवर बैठ चुका है, पाचन नहीं होगा। या तो फिर काम हम लोहार की तराजू वाला करें, हैं, तो डालते जाओ दादी नानी के जमाने जितना 3 वक्त का भोजन। दादी नानी के जमाने में भी एक लिमिट होती थी खाने की, आज कोई लिमिट नहीं है। चाहे जहां से चाहे जो लिया, ऑर्डर कर दिया, घर में तो बन गया, बाहर से देखो तो सब पैकिंग भी मिल रहा है, खुला भी मिल रहा है। भाई खान पान पे तो ध्यान देना पड़ेगा। हम तो करना चाहते नहीं है, खाना चाहते हैं। बीमारियों का कारण सबसे बड़ा वो है। दूसरा, हमें खून आखिरी सांस तक चाहिए होता है, वो बनेगा हमारा फल और सलाद से, और भोजन से हमारा मल बनेगा। अब आप सब अपने मन में तौलना जो मैं बातें बता रही हूँ। आज जिनके पास जमे जमाए बुजुर्गों के हैं, हाँ, वो तो फिर भी जैसे तैसे रोटी चला रहे हैं, और कुछ चंद लोग तो उनको चेता नहीं है। आम इंसान की बात कर रही हूँ, क्योंकि आम इंसान ही ज्यादा है। उन चंद लोगों को छोड़ ही दो। आज कमाना कठिन है, कमाने से ज्यादा कठिन है दादी नानी के जमाने जैसे डेली का डेली हाथ की चक्की से आटा मसले पीसना, सिलवटे पे डेली का डेली, अगल बगल में ही कच्ची घानियां थी, 150 ग्राम का डेली का डेली जो पकता था वो ले आए। डेली का डेली सब्जियां अपनी आंगन में जो बगिया होती थी, किचन गार्डन, वहां से तोड़ लाए। उस जमा करना कमाने से ज्यादा कठिन है, भोजन का इंतजाम करना उससे ज्यादा कठिन है। उससे ज्यादा कठिन है उसको उस हिसाब से पकाना, गैस पे पकाना, हांडी पे पकाना, फिर उस बर्तनों को मांजना। तो चूल्हे पे पकाना, सॉरी, चूल्हे पे पकाना, हांडी में पकाना, और उस हिसाब से हमें मसाले भी सिलवट पे पीसना। तो उससे ज्यादा कठिन है पकाना, उससे ज्यादा कठिन है चबाना। आयुर्वेद कहता है एक कौर को 32 बार चबाओ, कहीं कहीं आयुर्वेद कहता है एक कौर को 64 बार चबाओ, और कहीं कहीं तो आयुर्वेद कहता है एक कौर को 72 बार चबाओ। अब आप अपने अपने मन में
तो लो कि आप कितने बार एक कौड़ को चबाते हो, क्योंकि आयुर्वेद ये भी कहता है कि भोजन को पियो, पानी को खाओ। जब 72 बार आप एक कौड़ को चबाओगे ना, तब आपका भोजन वास्तव में पीने हो जाएगा। फिर हमने 2 बार, 3 बार, 5 बार दांतों से चबाते हैं, उठा के नीचे पटक देते हैं। हमने लिया दांतों का काम आंतों से, आंतें शिथिल हो रही है, तो 3 वक्त का भोजन, ऊपर से चटर पटर, यहाँ से ये खा लिया, वहां से वो खा लिया, पचेगा कैसे? अब दांतों का आंतों से काम लो, आंतें शिथिल होंगी, पाचन होगा नहीं, पाचन होगा नहीं, सड़ेगा, सड़ेगा तो बीमारियां करेगा, बैक्टीरिया पनपेंगे, पेन किलर, दर्दें होंगी, पेन किलर लोगे, चाहे जोड़ों में दर्द हो, जोड़ों में भी दर्द आपकी गैस बनने से होता है, सिर में भी दर्द आपकी गैस बनने से होता है। कमाने से ज्यादा कठिन है इंतजाम करना, इंतजाम करने से ज्यादा कठिन है उसको पकाना, पकाने से ज्यादा कठिन है चबाना, चबाने से ज्यादा कठिन प्रक्रिया है उसका पाचन करना, सबसे लास्ट जटिल प्रक्रिया है उसका निष्कासन करना, जो आज लगभग लगभग 99.99% लोगों का निष्कासन सही हो है ही, और वही बीमारियों का कारण है। सर दर्द से लेकर कैंसर तक, A to Z, कोई भी बीमारी ये बोले हम अभी कुछ रिसर्च कर रहे हैं, इसकी दवा निकालेंगे, इस बीमारी का नाम भी नहीं है, इसकी दवाई का नाम भी नहीं है, कुछ भी कहें, सारी बीमारी आपका अधपचा भोजन है, कुछ भी नहीं है। शरीर संभालो, वातपित्त संभालो, पाचन संभालो। फिर हमें जो चीज अंदर रखना नहीं है, मल को हमें, चाहे हम चूरन चटनी लेके निकालें, या हम चाय पी के निकालना चाहें, कॉफी पी के, या सिगरेट बीड़ी पी के, से जो चीज हमें रखनी नहीं है, निकालनी है, उसके लिए इतनी लास्ट जटिल प्रक्रिया से शरीर को गुजारें क्यों? समझदारी कहाँ है? ये हमारी अक्ल कहाँ चरने चली जाती है कि जो चीज हमें रखनी नहीं है, तो उसके लिए इतनी जटिल प्रक्रिया से शरीर को गुजारे ही क्यों? फिर खून हमें आखिरी सांस तक चाहिए। आप फल सलाद खाओगे, नारियल पानी पियोगे, हरी सब्जियों का सूप पियोगे, सब्जियों का सूप पियोगे, सब्जियां खाओगे, उससे आपका खून बनेगा, वो आपको आखिरी सांस तक सहयोग करेगा। तो समझदारी इसी में है, अन्न को चाहे खत्म कर दें चाहे कम कर दें, अगर वो खाना भी है कम, 2 और 3 बजे के बाद अन्न और नमक, 3 बजे के बाद अन्न और खाते नहीं है, नहीं खाना चाहिए। 2 और 3 बजे के बीच में आपको कोई भी मिल लेना है, वो ये नहीं सोचना है न हमने हमें माता जी ने नाश्ता खाने दिया न रात खाने दे, एक बार ही ठूस दे तीनों टाइम का, तो फिर अपने आप को संभालना पड़ेगा। और घी की मात्रा जितनी हो सके, 100, 150, 200 ग्राम आप डेली लो, देसी गाय का घी होना चाहिए। स्निग्धता रहेगी, न कि जोड़ दुखेंगे, न कहीं रुकाव जमाव होगा, क्योंकि गाड़ी स्मूथली चलेगी, कुछ भी अंदर कहीं जमेगा नहीं। एटा बाटा के नमक के कारण पाचन नहीं हो रहा है, वो गंद सड़ रहा है, तो नस नाड़ियों में गैस उसको उठा के पटक रही है अंग प्रत्यंग पे, और हर बीमारी का कारण बन रहा है। हम किसी पाइप में से, पानी का जो पाइप होता है, लेजम को बोलते हैं कई लोग, पानी तो निकाल सकते हैं, कीचड़ नहीं निकाल सकते। आज जो ये हमारा पाचन सही नहीं है, इसके कारण हमारा खून भी मल, कफ, म्यूकस, चर्बी के साथ गाढ़ा हो गया है, जिसके कारण बीपी और शुगर वगैरह जो भी बीमारियां हो रही हैं वो तो हो ही रही हैं,
तो हमारा खून हो गया कीचड़। अब आप कीचड़ तो बेटा पाइप में से निकाल नहीं पाओगे, इसलिए इतनी शिथिलता, इतनी बीमारियां हो रही हैं। और मेरा नाड़ी शोधन माना नस नाड़ियों का शोधन, पूरी 1 लाख किलोमीटर नस नाड़ियों का शोधन से पूरी 1 लाख किलोमीटर नस नाड़ियों से ये जो मल कफ टॉक्सिन म्यूकस चर्बी है वो निकालती है। तो मैं छोटी बीमारी वाला आ जाए, बड़ी बीमारी वाला आ जाए, बड़ी से बड़ी बीमारी वाला आ जाए, दवा एक ही देती हूँ कि वह शरीर रूपी गाड़ी भी मरीज आ जाए। इससे मैंने एक दिन में 10 किलो वजन कम किया है। करीब 20 साल पुरानी बात है। एक दिन में 1 किलो वजन कम हुआ था। फिर कुछ साल बाद, 4 साल बाद एक दिन में 1.5 किलो वजन हुआ किसी का। फिर एक बार एक जंप खाया, 2016 की बात है। एक बहन का एक दिन में 4.5 किलो वजन कम हुआ। अभी करीब 4-6 महीने हुए होंगे, एक बहन का एक दिन में 10 किलो वजन कम हुआ है। ये है नाड़ी शोधन का कमाल। और एक में मैंने कोमा से भी मरीज निकाले हैं। 12 दिन में ब्लड कैंसर, 20 साल पुरानी शुगर क्योर की है। 14 दिन में 100% फेल किडनियां क्योर की हैं गंगाराम में वेंटिलेटर पे। प्लस हफ्ते में 3 बार डायलिसिस। उनका मेरे पास 13 मार्च को फोन आया था, कहीं से मेरा पता पड़ा, गंगाराम में मरीज, वो बाय द वे ग्वालियर का ही है। तो रात को 7-7:30 बजे तो उनका फोन आया, ऐसी ऐसी बात है, मैं गंगाराम में कुछ नहीं कर सकूंगी, अंदर कराना है क्या है। 7:30 बजे रात को उन्होंने फोन किया है। मैंने बोला ग्वालियर होगा तो संभालूंगी। सवेरे 5:45 बजे एम्बुलेंस मेरे दरवाजे पे थी। गंगाराम में से मरीज निकालना माना वेंटिलेटर से उतार के आना, वो रिस्क भी ली। शेर के मुंह में से निवाला निकालना है। और इस 14 दिन में वो 100% ठीक हो गया। करीब 3.5 महीने बाद वो बंदा आया मेरे पास। जब मेरे पास आया था पहले दिन, तो लग नहीं रहा था को खड़ा हो पाएगा। मेरा मन भी डोल रहा। वेंटिलेटर से उतार के लेते, हफ्ते में 3 बार डायलिसिस चल रही थी लंबे समय से। तो आप ये बताओ कि उसकी क्या हाल हो गई होगी। हफ्ते में 3 बार डायलिसिस, 23%। पहले ग्वालियर लंबा समय भर्ती रहे, फिर ग्वालियर वालों ने दिल्ली पटक दिया गंगाराम में। और उनकी काफी जमीन जायदाद भी बिक चुकी थी उसमें। तो दुखी तो वो बहुत थे। और इतना प्रेशर डाला जा रहा था कि बहुत जल्दी से जल्दी किडनियां ट्रांसप्लांट करें। दोनों किडनियां खराब थी और वो किडनी डोनर ढूंढ भी रहे। 15 लाख का इंतजाम कर भी लिया था। तो अब वो आए, ठीक हो गए। 3.5 महीने बाद मेरे घर आए। बाय द वे मेरे फ्लैट का दरवाजा वैसे हरदम बंद रहता है। उस टाइम मैं डस्टिंग कर रही थी तो खुला हुआ था, अंदर आ गए सीधे। कहते हैं मैडम नमस्कार। मैंने कहा भाई साहब बैठिए तो सही, क्या परेशानी है, क्योंकि मेरे पास मरीज के अलावा कोई आना नहीं है। अगर कोई गैर है तो मरीज के अलावा आना नहीं है। मतलब वो खड़े रहे 5-6 बार में जी नेट इशू हो गया क्या, आवाज कम होगी? हाँ वो नेटवर्क चक्कर खा रहा है। तो 5-6 बार उन्होंने यही बोला कि मैडम नमस्कार, मैडम नमस्कार। मैं बैठो बैठो बैठो। आके बोले मैडम आपने पहचाना नहीं। मैं नहीं पहचाना। कहते हैं मैं वही हूँ जिसकी आपने किडनियां ठीक की। बाप रे बाप, तो होश गायब हो गए। मिट्टी आई थी मेरे पास। इतना सुंदर लंबा चौड़ा अंडा,
मैं देख के हिल गई। और करीब 5-6 किलोमीटर मेरे घर से दूर रहता है और वॉक करके आया था। मैं बैठ गई, वो बैठा नहीं, मैं बैठ गई वहां पे। मैं देख के मतलब मैं संभाल नहीं पाई अपने, मैं ही ऐसे जैसे धम सा गिर गई। इतना सुंदर। और 3.5 महीने बाद भी बंदा कहता है, मैडम अब तो मेरे को रोटी सब्जी खाने की इजाजत दो। अगर ऐसा इंसान होगा ना, वही पार हो सकेगा, वरना तो खा पियो दुकान चलाओ डॉक्टरों की। जागना पड़ेगा, सोचना, समझना पड़ेगा, लौटना पड़ेगा, वरना तो कोई चारा नहीं है। अंग भंग करवाते रहो, बद से बदतर होते रहो। अगर आयुर्वेद में लौटे आए तो पहला सुख रोगी का, जैसी की तैसी रख दे वाली हमारे ऋषियों मुनियों की अमर वाणी को मूर्त रूप देने में सक्षम हो जाओ। धन्यवाद। जी माते, वो वात का पित्त का और बता दीजिए कि कैसे बैलेंस करें, और फिर आपकी किट के बारे में बता दीजिएगा। तो बता दिया ना, वात पित्त कफ का तो बता दिया मैंने, दोबारा बताऊं? वो नहीं, वो तो आप वो जो पाँव में जूतों में वो डालने के लिए वो वाला रह गया ना थोड़ा सा। वो तो अच्छा, वो ए, कोई बात नहीं। हाँ हाँ, वो बताती हूँ। हाँ चलो, बात जो 15 मिनट का बात बैलेंस का के लिए बताया ना, वज्रासन। अगर कोई मोटा है, अगर कोई घुटनों से परेशान है, तो वो आधे मिनट से भी कर सकता है। आधे मिनट से करोगे अपने आप 15 मिनट क्या 1 घंटे पे भी आ जाओगे। शुरुआत करो। उसके लिए क्या करना होता है, अ, आधा पंजा गद्दे से नीचे लटका लो। तखत पे सो रहे हो या पलंग पे सो रहे हो, आधा पंजा उससे नीचे लटका दो पैर का। और घुटनों के बीच में एक तकिया, 2 तकिया, 3 तकिया, जितना रख सकते हो। अगर एक तकिए पे सफिशिएंट हो जाता है आपका बैठना घुटनों के दर्द और मोटापे वाले को, तो एक, नहीं तो 3 तकिए तक आप रखो। 1 महीने के अंदर अंदर आप 2 तकिए पे आ जाओगे। फिर 1 महीने पर आप, मतलब 1 महीने के अंदर 1 तकिए पे आ जाओ, 2 तकिए पे आ जाओगे। फिर दूसरे महीने के बाद आप 1 तकिए पे आ जाओगे। फिर तीसरे महीने के बाद आप बिना तकिए के हो जाओगे। ये मेरी गारंटी है। और इससे अ, मैंने कुरुक्षेत्र के पातालपुरी गुरुद्वारे में कैंप लगाया था, 17 में शायद, या 15 में या 17 में, ध्यान नहीं है, तो शायद 15 में। तो क्या हुआ, वहां पर कैंप लगा था। एक बहन मेरी उम्र की थी, जो कई सालों से न अपने कपड़े निकाल पाती थी, न डाल पाती थी, न नहा पाती थी। वजन के कारण करीब 1.5 कुंटल की थी। अंदाजा बताती सकती हूँ कि क्योंकि वहां तराजू नहीं था, तो मैं तोला नहीं था। लगता है उससे 2-4 किलो ज्यादा भी हो सकती है, 2-5 किलो कम भी हो सकती है, बाकी लगभग इतनी थी। और जोड़ में भी काफी, इतना मोटापा होगा तो जोड़ मुड़ेंगे भी नहीं। तो मैंने उसको बताया तकिया रखने के लिए। तो उसने सवेरे 5 बजे अपनी बच्ची से बोला, अब बड़े बुजुर्ग तो जल्दी उठ जाएंगे, बच्चे थोड़ा लेट उठते हैं आजकल। तो 5 बजे उठ के अपनी बेटी से बोला, बेटा मेरे ना घुटनों में बीच में तकिया रख दे। बेटी ने बोला, मम्मी आपको नहलाओ, आपके कपड़े निकालो, कपड़े पहनाओ, अब ये तकिए वाला स्यापा कौन सा ले आए। वो बहन आके बड़ा रोई। दूसरे दिन कैंप में, क्योंकि रात को सब अपने अपने घर चले जाते थे, गुरुद्वारे में केवल सवेरे आ जाते थे, रात खिलाते थे। ऐसे क्या खाना पीना सब सिखाते थे मैं वहाँ। बड़ा रोया कि मेरे को भी रोना आ गया कि हम बच्चों को जरा से पाले, कैसे हम बड़ा करते हैं और बच्चे समझते नहीं हमारी मजबूरियां। कोई शौक से तो करवा नहीं रहा है। तो रोना मेरे को भी आ गया। तो मैंने कहा बहन, गलती मेरे से हो गई कि आप क्या करो, एक स्टूल या कुर्सी अपने पलंग के पास, तखत के पास रख के सो।
वो स्टूल कुर्सी सवेरे वज्रासन करते टाइम अपने ऊपर ले लो, एक हाथ से स्टूल का सहारा लो, या पास में दीवार है तो दीवार का सहारा लो, और एक हाथ से आप अपने आप तकिया लगाओ घुटनों के बीच में। दूसरे दिन वो बहन खुद खुद तकिया लगा के वज्रासन किया और खुद नहा के आई। मतलब एक तरह से उसका पहला ही दिन हो गया ना वज्रासन करने में। खुद नहा के आई, इतना खुश हुई थी ना, मैं बता नहीं सकती, बहुत खुश हुई वो। तो इतना जबरदस्त असर है इस बात पे कप सम करने का। फिर मैंने दिल्ली के रामलीला मैदान में कैंप किया था। ये ये सारे कैंप मेरे 15 16 17 के आसपास के हैं, सन मेरे को पूरा याद नहीं है। हैं तो वहां पर कुछ योगाचार्य भी आए थे, तो उन्होंने बहुत जबरदस्त लगा रखे थे। मैंने माइक तो नहीं रखा, तो मेरी आवाज ही माइक है। 10 20 50 लोगों को बैठे हो ना आसपास, मैं अपनी आवाज से ही समझा सकती हूँ, मेरे को माइक की जरूरत नहीं पड़ती है। तो मैंने माइक नहीं रखा था, तो इस हिसाब से हमें रामलीला मैदान में जगह दी थी कि उसमें मेरी आवाज चल जाती। तो माइक से मैंने उसकी आवाज सुनी योगाचार्य की कि घुटनों के दर्द वाला वज्रासन ना करें। मैंने अपने सेंटर को छोड़ के उसके सेंटर तक गई। मैंने कही भाई, मैं उल्टा घुटनों का दर्द वज्रासन से ठीक कराती हूँ, मेरे को बता दो। मैं अपना सेंटर छोड़ के वहां कई घंटा खराब किया, आखिर उन्होंने मौका नहीं दिया मेरे को समझाने का। कोई बात नहीं है, चलता है ये सब। आप करके देखो, आपके घुटनों के दर्द भी ठीक हो जाएंगे। और दूसरा, बोला जाता है कि रात को सोते टाइम हाथ पैरों के तलवों में मालिश करके सो। आप हाथ की तलियों में तो 10 20 मिनट रगड़ी मार लोगे, पैरों की तलवों में मार करते टाइम हेडिक से महसूस करोगे। उसके लिए क्या करना है, खेती किसानी करते टाइम जो किसान लोग प्लास्टिक फोम के जूते पहनते हैं ना, उसमें थोड़ी अच्छी क्वालिटी के भी आते हैं फोम टाइप के, तो वो लोग थोड़ा हल्का इस्तेमाल करते हैं, और थोड़ा क्वालिटी अच्छी भी आती है। उसमें आप आधा चम्मच तेल डालो, आधा चम्मच पानी डालो, सवेरे के 2 4 घंटे चलो। जो भी आपकी दिनचर्या है पहन के चलाओ। सब्जी लेने जा रहे हो या नीचे दूध लेने जा रहे हो, जो भी कुछ है थोड़ी बहुत दिनचर्या सवेरे की, आपको वो जूता पहन के करो। फिर किसी दिन दही डाल दो, किसी दिन नींबू और मीठा सोडा डाल दो, किसी दिन खीरा किस के डाल दो, या खीरे छिलके अगर फेंकते हो आप उनको पीस लो, वो डाल लो। किसी दिन प्याज किसके डाल दो। प्याज किसके डालोगे ना, हार्ट के ब्लॉकेज भी निकाल देगा। और जहाँ कौन सी एक कंपनी है जो डिटॉक्स पेड बनाती है, डिटॉक्स पेड में बांधने के लिए, तो रात को लगा के सो और सवेरे फेंक दो। और उससे वो क्या 1000 1200 या 1500 600 के हैं भाई। जितना आप अगर किसी ने खरीदे हो, वो ये मेरे जूते वाला प्रोग्राम करके देखो। किसी ने अगर इस्तेमाल वो डिटॉक्स पे किए हो हैं, तो ये मेरा वाला इस्तेमाल करके देखो। घर में से आधा चम्मच दही निकालना, आधा चम्मच तेल निकालना, खाते खाते में कोई आपको अखरेगा नहीं। 1000 1200 1500 के अगर पेड़ लोगे एक दिन के लिए, आपको अखर जाएगा। आराम का किसी के पास नहीं है। आज की दुनिया समय में बहुत कठिन हो गया है गृहस्थी चलाना। तो थोड़ा सा जूता ले लोगे, जूता तो 2 4 साल चल जाता है, 2 4 5 साल चल जाता है एक जूता, क्योंकि एक आध घंटा ही तो पहनना होता है, 2 घंटा। अगर शाम को भी अगर आप करते हो, अगर ऐसा मौका है आपको, शाम को भी आप सब्जी काट रहे हो या कोई काम कर रहे हो, वो जूता पहन के करते हो, बच्चों को भी आदत डालो। और फिर जैसे सर्दियों गर्मियों में तरबूज खाया, छिलका फेंक दिया, फेंको मत। जूते के साइज का
छिलका काट लो, जूते में डालो और चलो। आंखों की जलन है, हाथ पैरों की जलन है, छाती की जलन है, सर में जलन है, इतना तरावट देगा, आपको आनंद आ जाएगा। तो सारी चीजें तरावट देंगे, पर तरबूज एक्स्ट्रा तरावट देगा। फिर जूतों पे याद आ गया कि कई लोगों की ना बरसात के दिनों में और सर्दियों के दिनों में उंगलियों के बीच का हिस्सा पक जाता है, सफेद सफेद सा फफूंद सा जमने लगता है और पानी सा गीला गीलापन हो जाता है। अब शलगम चालू हो जाएगी ना, तो शलगम आप क्या करना, छिलके फेंकते हो उनको अलग से उबाल लो, या सब्जी में ही डाल के उबाल लो, उसको मैश करके जहां पक रहा है उंगलियों के बीच में, वो मैश करके उसकी चटनी डाल दो। 2 4 10 दिन में आपका वो भी पकना खत्म हो जाएगा। और सर्दियां सर्दियां कर भी लो तो क्या बुराई है। समझदारी इसी में है, हम बीमार हो ही ना, पहले ही हम अपना इस हिसाब से दिनचर्या रखें कि बीमार ना हो। अब आप एक बात बताओ, एक समय था 25 50 ही खोदते थे हम, पानी मिल जाता था। आज हजारों फुट पे भी पानी नहीं है कई जगह तो। ऐसे ही जो आप पेन किलर ले रहे हो या एंटीबायोटिक ले रहे हो, जीवनीय शक्ति रूपी पानी जो हमें 80 100 साल में काम आता, 50 60 साल में काम आता, वो सारी एलोपैथ की दवाइयां आपका जीवनीय शक्ति रूपी पानी को निचोड़ निचोड़ को आपको आज का तो दे रहा है। आप 30 40 साल में आते आते डन हो जाते हैं, आपका शरीर साथ नहीं देता। इसलिए कोशिश करो आयुर्वेद की तरफ लौटो। बाकी कोई चारा नहीं है, खाना पीना सुधारो, जो कुछ भी मिल रहा है हमें, जो किचन में भी जो कुछ मिल रहा है ना, वो भी सब कई तरह के केमिकल, कीटनाशक, न जाने क्या क्या मिला के दे रहे हैं। उसी में से हमें संभल के चलना है। और वैसे मैं एक डिटॉक्स पे देती हूँ जिसका बहुत अच्छे रिजल्ट है, वजन भी कम करता है और स्वाद भी बेहतर है गोलगप्पे के पानी से। और डिटॉक्स भी करता है, कैल्शियम भी बढ़ाता है, एनर्जी भी देता है, इम्यूनिटी भी बढ़ाता है, मतलब ऑल इन वन है वो डिटॉक्स पे। मेरी किट है, आपके सर से लेकर छाती तक के सारे रोग ठीक करेगी और आपका चेहरे को बिल्कुल लाल गुलाल कर देगी, सारी दाग जाप साफ सुथरा कर देगी। वैसे मैं सर से छाती तक बोलती थी, मगर चेहरा कभी नहीं बोला था। मगर एक नवनीत भाई हैं नासिक से, उन्होंने बोला मेरा चेहरा बिल्कुल साफ हो गया। तो मैंने कहा भाई आता तो ये भी सर से छाती तक ही है ना, बालों से लेकर छाती तक के सारे रोग मेरी डिटॉक्स किट से निकल जाते हैं। जैसा आपको उचित लगे आप जगो, वरना घी और तेल तो आपके घर में है ही। तेल कच्ची घानी का होना चाहिए और घी देसी गाय का होना चाहिए। आप जो मैंने समझाया है ऐसे रखो, खान पान में सुधारो, बहुत अच्छा आसान हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा जिंदगी जीना। ये तो हमने उलझा के रख दिया है। और जांचों के चक्कर में नहीं पड़ना। एक बात मैं पूछना चाह रही हूँ, अभी मैंने जाने परसों वहां पूछा था अपने सत्र में, आपका कोई अड़ोसी पड़ोसी ऐसा हो जो ताक झांक करता हो? कई अड़ोसी पड़ोसी भी ऐसे होते हैं, कुछ रिश्तेदार भी होते हैं हमारे घर गृहस्थी में, हमारी पर्सनल जिंदगी में ताक झांक करते हैं। अच्छे लगते हैं आप लोगों को? शिव भाई तुम बताओ। जी बहुत होते हैं ऐसे तो। होते हैं ना, और वो अच्छे होते हैं, जी अच्छे लगते हैं क्या हमें ताक झांक करने वाले? नहीं, वो कैसे अच्छे लग सकते हैं, किसी को बस भी नहीं लगेंगे। बस ऐसे ही आप जांचें करा रहे हो ना, ये ईश्वर की दी हुई अनमोल कृति है, इसमें ईश्वर वास करता है। आप इसमें उस जांचों द्वारा ताक झांक करा रहे हो और वहमों में फंस रहे हो। समझ में आई कुछ दिमाग में बात? सुलझा रहे हैं, ये दलदल है जांचों का तरीका।
ये शरीर को गंदगी का थैला भी बोला जाता है, इस शरीर को बीमारियों का घर भी बोला जाता है। आप अगर अनाप शनाप खाना बंद करोगे, जो 3 वक्त का भोजन माना अनाप शनाप है, ये ध्यान रखना, तो न जमा होगा न गंदगी कहलाएगा। फूल फल सब्जियां सलाद जूस सूप वगैरह लोगे तो वो तो पाचक है, वो तो हाल पच जाएगा आपका, अंदर गंदगी बचती नहीं, और जो पिछला गोदाम भरा है उसको भी निकाल देगी, तो आपका गंदगी का थैला भी क्योर हो गया, आपका बीमारियों का घर भी क्योर हो गया। मेरी बातें समझ में आ रही होंगी सबको। धन्यवाद। और कुछ? हाँ माते, वो और बता दीजिए कि कफ का हमारे यहाँ क्या काम है होता है, वो बाहर कैसे निकाले, और फिर ये उस कफ को ही, ठीक है, ये क्या रूप दे देते हैं एलोपैथ में, और फिर इससे हमें कैसे बचना चाहिए। केवल कफ नहीं है, वो मल भी हमारे अंदर फंसा हुआ है। देखो ये बात बताओ, आज हम हेटरस पे बात कर लेते हैं। ईश्वर ने 6 रस हैं, कड़वा कसैला नमकीन चरपरा खट्टा मीठा। हम खट्टा मीठा भी भरपूर खा रहे हैं, नमकीन चरपरा भी भरपूर खा रहे हैं, कड़वे कसेला को करेला बनाएंगे भी, बड़ा एहसान करेंगे, मोटी मोटे छिलके उतारेंगे, उसको फेंकेंगे, फिर उन करेलों को बीच में से छिलके या टुकड़े करके उनमें नमक डाल के रखेंगे 2-4 घंटे, फिर उसको 10 पानियों में धो धो के और निचोड़ निचोड़ के निकालेंगे। तो इसका मतलब हम पढ़ लिख के समझदार हो गए, ईश्वर तो महाबेवकूफ है जो इतना बनाया है। जितना कड़वा बनाया है ना उसने, वो हमारे लिए बनाया है। जैसे जो फ्लाइट में ईंधन डलता है वो आपका स्टोव में नहीं डलेगा, जो स्टोव में डला है वो फ्लाइट में नहीं डलेगा। ऐसे ही जो आजकल मिल रहा है वो ईंधन आपका स्टोव वाला है, और आप इस अनमोल फ्लाइट की भी कोई कीमत है, अनमोल है, इसमें आप घासले डाल कैसे रहे हो भाई? सोचने वाली बात है। अब एक बात और बताऊं, हमारा बच्चा जब पैदा होता है, पहली बात तो मैं पहले यहाँ से शुरू करूं, मैंने कानपुर के में लोकुश आश्रम है, वहाँ कैंप हुआ था, मेरी स्पीच हुई थी वहाँ। वहाँ पर एक युवा सन्यासी थे, उन्होंने नशाबंदी मिशन शुरू किया था। बुजुर्ग हूँ, सफेदी दिखती है, तो लोग बोल नहीं पाते आदर के कारण, बाकी कोई और होता तो शायद लड़ भी लेता। मैंने उस बच्चे से बोला, बेटा आपकी कोशिश अच्छी है, उसमें कोई कमी नहीं है, कामयाब 0% भी नहीं होगे नशाबंदी में। बड़े सारे के सारे 10-20 जने उनके साथ में थे, सारे के सारे चौंक गए, बुढ़िया अम्मा बोल क्या रही है। मैंने कही हमारा बच्चा अभी गर्भ में बन रहा है, गर्भवती होना कोई रोग नहीं है, गर्भवती नहीं होना जरूर रोग हो सकता है, वो भी आप जो युवा लोग खान पान बिगाड़े हो उसका नतीजा है, गर्भ न ठहरना। आज बीज खराब कर दिया है हमारे इस पान ने, आज हमारी धरती खराब कर दी है, तो आगे की फसल बनेगी कैसे? हमारी नस्ल फसल सब नष्ट कर दी है, बड़े ही सोची समझी रखने के कारण सारे के सारे ठिठक के खड़े हो गए। मैंने बताया भाई हमारा बच्ची के भी गर्भ में बच्चा अभी पल रहा है या समझो बन रहा है, उस टाइम आपने डॉक्टर के यहाँ जाके उनके हिसाब से दवाइयां खाई, आपने तो गर्भ से ही बच्चे को नशा देना शुरू कर दिया। फिर बच्चा जब आपका अस्पताल में पैदा हुआ, पहले दिन ही आपको मालूम पड़े या ना पड़े कि वहां कोई नहीं होता है, जच्चा तो होती है अपने बेहोशी में तकलीफ में, वो समझ नहीं पाती है, अंदर किसी को आयरन दिया नहीं जाता। अच्छा हमारा उनके हाथ में होता है, पहले दिन ही 500 mg का डोज दिया जाता है,
का पता करना आपका काम है। और कुछ ऐसा चटाया जाता है कि उसके टेस्ट बड्स ऐसे हो जाते हैं जो कुरकुरे और बिस्कुट ही मांगेंगे, चिप्स ही मांगेंगे, कोल्ड ड्रिंक ही मांगेंगे। जो आजकल बच्चे कुछ नहीं खा रहे हैं ना, हमारे 5-7 साल के बच्चे होते हैं, कुछ खाना पसंद नहीं करते हैं वजन के अलावा, क्योंकि पहले दिन ही उनके टेस्ट बड को छेड़ा जाता है। तो अगर आपको नशा मुक्ति करनी है, नशाबंदी करनी है, तो दाई प्रथा लाओ, वरना कोई चारा नहीं है। ये लोग हमारे बच्चों का टेस्ट बड भी खराब कर रहे हैं। टेस्ट बड उनके बचपन से ही, जन्म से ही खराब होंगे, तो आगे उनकी फसल नस्ल बनेगी कैसे, ये बता दो। अब क्या सवाल किया था बच्चे तुमने, आगे निकल गई थी। वो कफ हाँ, कफ। कफ के बारे में पूछा था ये डॉक्टर लोग। हाँ तो ये, हाँ उसी पे थोड़ा आगे निकल गई थी। हमारा बच्चा 5 महीने का है, 6 महीने का है, डॉक्टर बोलते हैं पार्ले जी लो। पार्ले जी क्या है, अब तो न जाने कितने कंपनियां निकाले हैं। और अब तो ये भी ओपन हो गया है कि उस हड्डियों का पाउडर भी डाल रहे हैं। और एक मैं बात और बताऊं कि एक 5 रुपए की छोटी सी बोतल आती है दिल्ली में, ध्यान नहीं आ रहा, छोटी सी लाल अक्षर में होती है, तो याकुल्ट। नविता ने तो वो उसको सर्च किया है, वो ये सुअर की पेशाब है, और कुछ लोग कह रहे हैं सुअर का दूध है। तो आपको बाजार में मिल क्या रहा है, पहले तो ये दिमाग लगाओ। तो बिस्कुटों में अब ओपन हो गया है कि हड्डियों का पाउडर भी डाला जा रहा है। तो बिस्कुट में है मैदा, अपने आप में जहर। 5 महीने के बच्चे के आते पीते पूरी मशीन कितनी नाजुक होती है। मैदा अपने आप में जहर, चीनी अपने आप में जहर, बेकिंग पाउडर अपने आप में जहर, डालडा महाजहर। डालडा क्या है, सारे बूचर खानों में कटते हुए हमारे निरीह प्राणियों की चर्बी है। आज हमारी बड़ों की चर्बी बढ़ जाती है, उसको निकालने के लिए तो पापड़ बेलने पड़ते हैं। उस जरा से कि पैदा हुए बच्चे को 4 महीने में आप पार्ले जी चालू करा देते हो, और डेली आप, बच्चा वो निमोनिया से ग्रस्त हो जाता है, डेली आप नेबुलाइजेशन के लिए ले जाते हो, और किसी टाइम आप तंग होके डॉक्टर से बोल देते हो सर आखिर हमारा बच्चा कब ठीक होगा। तो डॉक्टर वो बोलता है 5 साल तक, लगभग अपने आप ठीक हो जाएगा। और 5 साल में भी नहीं हुआ, बोले 12 साल में ठीक हो जाएगा। और 10-12 साल आते आते ये नेबुलाइजेशन कराते कराते और बिस्कुट खाते खाते अस्थमेटिक हो जाते हैं, इनहेलर पे आते हैं, कई आ जाते हैं बच्चे, चश्मे लग जाते हैं। ये सब पार्ले जी और बिस्कुटों का कमाल है। पर डॉक्टर आपको कभी ये नहीं कहेगा भाई पार्ले जी बंद कर दो, बिस्कुट बंद कर दो, न चर्बी जमेगी शादी में, न स्नारियों में, न बच्चा आपका बीमार होगा। तो ये कफ कहाँ से हुआ, ये आपने पार्ले जी खाए, लड्डू जलेबियां खाए, बिस्कुट खाए कई तरह के, जो कुछ भी डालडा के पराठे खाए, पूड़ियां खाई, वो आपका कफ बढ़ेगा। कफ बढ़ेगा, नस नाड़ियों में को चौक करेगा, नस नाड़ियों से खून नहीं, कीच चलेगी नहीं, और बीमार होगी। और कुछ। और तो जो ये समस्या आ रही है, ये गर्भाशय निकालने की, सबसे ज्यादा हर तीसरे महिला को घर घर में ये प्रॉब्लम आ रखी है। तो उसके लिए कुछ सावधानियां हो तो बता दीजिए सबके लिए, सार्वजनिक। देखो भाई, सबसे पहले तो हमारे युवाओं को खाना बदलना पड़ेगा। ये जो भी डालडा से बने चिप्स कुरकुरे, नाने क्या क्या नमकीन, एक बात बताओ, टाइम ना आप कोई पकोड़े तल के, पकोड़े नहीं तलो घर में, चलो पकोड़े में जल्दी लेस आ जाएगा, सेव तल लो,
वो भी अपने अ, कच्ची घानी के तेल में, और 6 महीने के लिए भूल जाओ, 1-2 मुट्ठी रख के 6 महीने के लिए भूल जाओ कि हमने सेव तले थे। उसमें हीक आने लगेगी। न जाने चिप्स कुरकुरे और जो भी किन वगैरह है, न जाने कितने सालों की पैकिंग होती है, उनमें हीक नहीं आती है क्योंकि वो डालडा से बने हुए हैं। आप लोग ये खाना नहीं छोड़ोगे ना, तो गर्भाशय भी निकले, और आप मतलब क्या क्या बोलूं मैं, सब कुछ होगा। आपको खाने में बदलाव लाना पड़ेगा, जो मैंने समझाया है खान पान वो लेना पड़ेगा। फल सलाद, और बाजार सोचोगे हम चाट पकौड़ी भी खाएं, गोलगप्पे भी खाएं, मोमोज भी खाएं, तो भाई फिर निकलवाते रहो, भंग कर उनका काम है। केवल गर्भाशय नहीं, हमारे टॉन्सिल निकाल देते हैं। ईश्वर ने हमें ये 2 चौकीदार दिए हैं। इनपुट करने से पहले चौकीदार उनको संभालते हैं कि आपके अंदर कुछ गया है, इसलिए चौकीदार अलर्ट उनको खुल जाते हैं। अब खाना पीना निकलता नहीं है, चौकीदार ने हटा दोगे तो फिर इसका क्या हाल होगा। इतनी अनमोल चीज दी है ना, तो उसके लिए चौकीदार भी दिए ईश्वर ने। आप लोग समझते नहीं हो। मेरा भी एक सवाल है, मैं बोलिए। पूछना चाहता हूँ। नमस्कार बहन, पहले तो आप मुझे शायद नहीं जानते होंगे, मैं आपको जानता हूँ, मैंने पहले भी सुना है आपको। तो मेरा एक ये छोटा सा सवाल है, जो आजकल की जो बहनें हैं, जो स्त्रियां हैं, वो डिप्रेशन में चली जाती हैं किसी ना किसी बात को लेकर, या किसी भी चीज को लेकर डिप्रेशन बना रहता है, तो आयुर्वेद से उसका क्या उपचार है? पहले तो मेरी किट काम करेगी। क्या है जो हमने जुकाम रोकते हैं, नस नाड़ियां काम नहीं कर रही, नस नाड़ियों में हमारा खून कीचड़ हो चुका है। तो ये जो बिंटू भाई थे, उनकी भी धर्मपत्नी, चाहे क्या, उनकी भी धर्मपत्नी इसी कंडीशन में थी, और आज काफी हद तक सुधार आया है। करीब 15-20 दिन मुश्किल से हुए होंगे उनको चालू किए। तो किट बहुत जरूरी है, क्योंकि नस नाड़ियां ओवरलोड हो चुकी हैं। टेंशन है तो है ही है जिंदगी में। खून का बहाव हमारा अच्छा चलेगा, ये कीचड़ बन निकलेगा। मैं पहले ये कीचड़पन निकालती हूँ। जो भी आपने नस नाड़ियों में, नाड़ी शोधन माना पूरे 1 लाख किलोमीटर नस नाड़ियों का शोधन, किट माना सर से लेकर छाती तक का शोधन। तो पहले किट लेके देखो, बाद में नाड़ी शोधन कर लो। और मेरा देखो, मैंने अगर 10 दिन में, 12 दिन में ब्लड कैंसर और 20 साल पुरानी शुगर क्योर की है। मैंने अगर 14 दिन में 100% फेल किडनियां, हफ्ते में 3 बार डायलिसिस और वेंटिलेटर वाला, और डॉक्टरों का हाय हतौबा मचाना, जल्दी किडनियों का इंतजाम करो, ट्रांसप्लांट होंगी। 14 दिन में अगर वो 100% ठीक होता है तो बचता क्या है भाई। 1 मिनट मैंने कोमा से मरीज निकाले हैं, तो समझ सकते हो। और मैंने अभी 2 वीडियो भेज, क्योंकि अभी इसी 21 तारीख को यहाँ के डिप्टी कमिश्नर ने, दरअसल एक IAS अफसर है, कमल टावरी जी, वो मेरे साथ काफी सालों से जुड़े हुए हैं। उन्होंने यहाँ के गौशाला के संचालक को फोन पे बात कराई मेरी मीटिंग में, कि नीलम जी को थोड़ा देखो, इनका इलाज बहुत अच्छा है। तो दूसरे दिन इन गौशाला वाले संचालक जी ने, महाराज जी ने बोला, तो माता जी आप कल आ जाओ। मैं दूसरे सवेरे चली गई, तो वहां पर बाय द वे डिप्टी कमिश्नर भी बैठे हुए थे। तो फिर करीब 1-1.5 महीने बाद वो दोनों मेरे घर आए, जबकि मेरा फ्लैट छोटा है, एक तरह से मेरा मतलब एक समझ लो मुर्गी का दड़बा है। तो उसी में एक नाम मैंने बना रखा है। आप ये वीडियो देखोगे, मैंने भेजे हैं, तो आपको पता पड़ेगा कितनी छोटी सी जगह है, 8-10 फुट की, उसी में मैं चला रही हूँ सेंटर। जो ईश्वर ने दिया है शुक्र है, किराए तो बचे हुए हैं। तो आए, तो एक छोटा सा 2 फुट चौड़ा, 6 फुट लंबा तखत रखा है पे, जगह के हिसाब से। तो महाराज जी को तो कहा आप यहीं लेट जाओ, क्योंकि शुरुआत मेरी होती है आंखों में तेल से, फिर नाक में सूंघने दवा,
और फिर तेल। सुबह सोते तो सोओगे तभी तो तेल डालूंगी आंख नाक में। तो महाराज जी को तो तखत पे लेटाया और डिप्टी कमिश्नर को बोला, सर जी आपको तो जमीन पे लेटना पड़ेगा। कोई शिकायत नहीं, कोई खिंचन नहीं चेहरे पे, कोई ये नहीं कि धरती पे लेटूं मैं या कुछ। चुपचाप चटाई बिछा दी, चुपचाप लेट गए। और उनको इतना पसंद आया, 7 तारीख को वो मेरे पास आए थे और 21 तारीख को उसी महीने में 15 दिन बाद उन्होंने मेरा यहाँ पर थोड़ा कैंप कराया। कराया छोटे स्केल पे ही फिलहाल, कि वो पूरा अच्छी तरह से देखना चाहते थे। तो आगे वो फिर महाराज जी बोले कि आपकी दवाई बड़ी कड़वी है, मैं मीठा मीठा पहले सत्संग दूंगा, फिर आप कड़वा कड़वा इलाज दूंगा। अब मैं बड़े स्केल करवाऊंगा। तो उसके थोड़े वीडियो हैं, आप देख लेना। कुछ और वीडियो अभी रिकॉर्डिंग हुई है, अभी वो आई नहीं है, 2-5-10 दिन और शायद लगेंगे। वो भी आपको मैं शिव जी को भेज दूंगी, शिव भाई को। तो चाहेंगे तो डाल देंगे ग्रुप में, तो आप देखो क्या है। या तो आप मेरे शाम को 7 बजे से लेकर 9, 10, 11 बजे तक, 12 बजे तक मेरा सत्र चलता है नीलम रसोपचार केंद्र में, है टेलीग्राम पे ही, वहां आओ। 7 बजे से 7:30 हो गया अब, क्योंकि हम पहले क्या कर रहे हैं कि छोटे छोटे वीडियो 5-10 के अलग से बना रहे हैं ऑडियो, कि जनता को छोटे छोटे टिप्स मिले। तो वो आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे बहुत सारे मेरे से, तो वो सुनो। बहुत कुछ दिया है मैंने, करीब 2 महीने हो चुके हैं। तो मेरे को लगता है हो सकता है 2 साल और लगे हर चीज निकालने में। हो सकता है साल भर लगे, 2 साल लगे। मैं सब कुछ देना चाहती हूँ कि हमारा भोजनालय औषधालय है, हमें उसको स्वाद चटकारों के चक्कर में जो उलझाया गया है, रोगालय बना दिया है। तो हमें सोचना समझना पड़ेगा, संभलना पड़ेगा, लौटना पड़ेगा, जागना जगाना पड़ेगा। तभी हम जैसी की तैसी रख देनी और पहला सुख निरोगी कायावाणी ऋषियों मुनियों की अमर वाणी को मूर्त रूप देने में सक्षम होंगे। अमानत में खयानत नहीं करेंगे, वह ये अंग भंग करके अमानत में खयानत कर रहे हैं। तो मैं इस पे एक बात और पूछना चाहूंगी सबसे, कि आपसे कोई 100, 500, 5,000 रुपए ले ले और वो आपको लौटाए नहीं, या उसमें से आपको 2,000 दे, 3,000 नहीं लौटाए, आपको तकलीफ होगी, जबकि वो हाथ का मैल है। ये शरीर हमारा अनमोल है, इसकी कोई कीमत नहीं है, ये अनमोल है, बेशकीमती है, अनमोल है। उसमें से आपने अंग भंग करवाया, वो पिता नाराज होगा कि नहीं होगा? जैसे आपका कोई 1,000, 2,000 खा गया, या आपके अपने बच्चे 2-5 हजार नुकसान करके आए, तो आप नाराज होने के हकदार हो। तो हम उस परम पिता के बच्चे हैं, हमने कहीं से अंग भंग करवाया, तो नाराज होने का हकदार है कि नहीं? जिस दिन आपने ये सोच दिया ना, ये हमें अंग भंग नहीं कराना, बीमार नहीं होना, जैसी तैसी रख देनी है, पहला सुख निरोगी काया की महत्ता को समझना है, आप मुंह से अंदर डालते टाइम ना 1000 सोचोगे कि ये क्या है। एक समय था, मंगल पांडे ने गाय की चर्बी लगा कारतूस मुंह में खोलने के लिए मना की थी, उसको मालूम था अरे जो मना करना, आ बैल मुझे मार, मौत को गले लगाना। और आप गाय सुअर सब खा रहे हो, बिस्कुट के रूप में, जलेबी, लड्डू, कुरकुरे, चिप्स, नमकीन के रूप में आप अंदर डाल रहे हो। कहाँ तक हम गिर चुके हैं? यहाँ तक कि हमें इंसान को भी मांस खिलाया जा रहा है। अब सर साफ करो, सब कुछ वैसे आपको मालूम होगा। और यहाँ तक तो खुल्लम खुला, पहले तो छुपके छुपके खिला रहे थे, अब तो किसी ने खुल्लम खुला बोला है कि इंसान का मांस खाना भी जायज है, यानी कुछ कैसा बोला है। अब देखो आप, मैं ये चीजें मेरे ग्रुप में, मेरे चैनल पे सब डली हुई हैं। आओ, यात्रा का बहुत कुछ मिलेगा। और कुछ? और एक, जी, आजकल बच्चे जो है ना समय से पहले ही जवान होते जा रहे हैं, तो ये क्या है इनका फंडा है? ये क्या दिन दवाइयों में मिला रहे हैं कुछ, या खाने की उसमें मिला रहे हैं? ऐसा क्यों हो रहा है?
एक वैसे मैंने बहुत बड़ा लेख तो भेजा होगा, नहीं भेजा, बहुत बड़ा लिखा हुआ है, नहीं तो तुम मेरे इसमें यात्रा कर लेना ग्रुप में और चैनल में, पता पड़ जाएगा। बहुत अच्छा लिखा। क्या है, जो लिखना होता है ना बेटा, वो काफी दिमाग को इकट्ठा करके लिखना होता है, और इसे बताने में उतना मैं नहीं बता पाऊंगी। कल हमारे यहाँ ना गुरुकुल थे, तो उनको 25 साल तक ऐसे पाला जाता था, बिल्कुल फूलों की तरह, और बिजी रखा जाता था। आज माँ बाप अलग नौकरी कर रहे हैं, बच्चे मोबाइल में घुसे हुए हैं। समय से पहले युवा होने का काम है। जो आपने बिस्कुट खाए, आपके अंदर चर्बी बढ़ी, आपके अंदर बहुत कुछ उनकी बेजुबानों की चीत्कारें गई, तो आपके आचार विचार में फर्क पड़ा। टीवी देख रहे हो, 25 साल का बच्चा हो जाने के बाद वो ग्रस्त जीवन के मायने समझ पाता था। 25 साल तक उसको खेलना कूदना, लकड़ी काटना, उगाना, संभालना, न जाने क्या क्या सिखाया जाता था। और फिर जिस बच्चे की जिस चीज में रुचि होती थी, उस बच्चे को उसी चीज में पारंगत किया जाता था, तो बिल्कुल से निकल के अपने परिवार को पालने लायक रहता था। आज डिप्रेशन में टीवी देख रहे हैं बच्चे, मोबाइल देख रहे हैं, तो बच्चे न बचपन देख रहे हैं, न युवावस्था देख रहे हैं, सीधे बुढ़ापे कदम रख रहे हैं। सही है कि गलत है? नहीं, सही बात है बिल्कुल। न जवानी भी देख पा रहे हैं ना, न बचपन देख रहे हैं, न जवानी देख रहे हैं, सीधे बुढ़ापे में। आज तो 12-15 साल के बच्चों को हार्ट अटैक भी आ रहे हैं, ब्रेन हेमरेज भी हो रहे हैं। ये सब गुरुकुल बंद होने के कारण है, आज की शिक्षा का कारण है। बहुत कुछ है। देखो ऐसे सोचोगे तो फिर पूरी मैंने तो 2.5 महीने से, तो शायद 3 महीने होने वाले होंगे या हो गए होंगे, मैं जो समझा रही हूँ वहां पर 2-4 घंटे हैं, तो वो यहाँ के उसमें इतना नहीं समझाया जा सकता। तो मेरे ग्रुप में आओ, स्वागत है। चैनल में आओ, वहाँ सुनो समझो। 7 बजे, 7:30 बजे से शुरू, तो आप वहां पर देखो। जी, 10-20 इनका मिनट नाड़ी नहीं तो। शोधन की। हाँ जी, बोलो। इनकी नाड़ी शोधन की जो वीडियो है वो 3:50 पे डाली जा चुकी है। आप वो वीडियो भी देख सकते हैं, और उसमें इनके लिंक भी हैं, वो भी देख सकते हैं। और किसी को इनकी वो किट विट या दवाई कुछ मंगवानी है, तो आप इनको पर्सनल डीएम भी कर सकते हैं। तो अगर अब किसी का, अगर आप कहें तो सवाल ले लें अरे किसी का, 1-2 सवाल अगर किसी के हो तो। कोई दिक्कत नहीं है, मैं कह रही हूँ मेरा इलाज क्या, असल में इलाज, इलाज माना क्या। हमारे जो पुरातन, मैं भी तो पुरातन वैद्य हूँ ना, मैं पुरातन वैद्य हूँ। मेरे नहीं देते थे, फिर मेरी मम्मी आज 116 साल के, 10 बहनें 3 भाई हैं, हम सबके एक माँ के, उसके बावजूद 100 साल की उम्र, होश पूरा है। शरीर जरूर बहुत जर्जर हो गया है, बाकी होश पूरा है। और क्योंकि खान पान ही बिगड़ा हुआ है। फिर आजकल की हुएं आती हैं तो अपने हिसाब से ही खाना पीना बनाते हैं, बड़ों को अ, उतना नहीं पसंद करती हैं खाना पीना पुराने तरीके का, तो वो फर्क पड़ता है। तो बड़े भी क्या करें, वही जो बनता है वो खाते हैं। उसके कारण मेरे, नहीं तो मम्मी मेरे जर्जर होने वाली कंडीशन में नहीं थे, क्योंकि 4-5 साल पहले भी थोड़े बहुत बीमार हो गए थे, तो दिल्ली में मेरे मामा रहते हैं, मामा ले गए थे उनको, और सारे जांचें कराई तो डॉक्टर हैरान थे, इस उम्र में कोई खराबी नहीं है आपके, बाकी ये थोड़ा बहुत मौसम से अगर बीमार हुए या उम्र से, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डॉक्टर हैरान थे। तो हमारा शरीर, प्रकृति नहीं चाहती कोई बीमार हो, प्रकृति की अवहेलना ही बीमारियों की जड़ है। आज हर सारे जीव प्रकृति के साथ लय ताल मिला, बरसात है तो मस्त पड़े हैं बरसात में बाहर खुले में, और आज हम बच्चों को अंदर फंसाए रखते हैं। अरे बारिश में भीग जाओगे जुकाम हो जाएगा। हाँ, एक बात इस पे और याद आई, जो
बीच में ना एक बहन ने केरला से कहीं से फोन किया था। उसकी 9 साल की बच्ची होम्यो डायलिसिस, जाने क्या होता है अब आप समझो, घर में 6-7 बार दिन में डायलिसिस हो रहा है। मेरा तो दिमाग चकरा गया। जरा सी 9 साल की बच्ची 6-7 बार दिन में डायलिसिस हो रहा है घर बैठे। मैंने कही बताओ, अपने संतरे खिलाए बच्चों को? कहते नहीं। मैं कहा, अपने बच्चों को धूप में बिठाया? कहते नहीं। मैं कह प्रकृति हमें दे रही है बिना किसी मोल की धूप। हमें ये तो ध्यान आता है दाल में घुन लग गया तो थोड़ा धूप दिखा दें, गेहूं में घुन लग गया तो धूप में रख लें, पापड़ सील रहे तो धूप में रख लें, XYZ। ये क्यों नहीं समझ में आता है हम अपने को भी धूप खिला दें? तो हमने संतरा खिलाया बच्चों को। जुकाम होना लाजमी है, पहुंचे हम डॉक्टर के यहाँ। डॉक्टर तो भगवान है ना, भगवान तो है ही बेवकूफ नंबर का, जिसने इस मौसम में संतरा बनाया। डॉक्टर पूछेगा संतरा दिया था भाई को कि हाँ, संतरा नहीं देगा। तो भगवान को अक्ल नहीं है ना, इसका मतलब कि डॉक्टर पढ़ लिख के भगवान से आगे हैं और भाग रहे हैं हम, उनको भगवान का दर्जा दिए बैठे हैं हम, शैतानों को, डाकुओं को। मैं तो डॉक्टर नहीं बोलती हूँ, मैं तो डाकू बोलती हूँ। मैं एलोपैथी नहीं बोलती हूँ, मैं उल्लूपैथी बोलती हूँ। हैं तो भगवान ने इस मौसम में संतरा बनाया ही इसलिए है कि आपका जुकाम होकर कफ निकल कर आपका नेचुरल तरीके से डायलिसिस हो जाए। समझ में आई किसी को बात? वो आपने संतरा भी नहीं दिया, कुदरती डायलिसिस हुआ जो चालू हुआ था एक आधा खाने से, उसको आपने गोलियों से दबा दिया। तो किडनियां तो नेचुरल डायलिसिस नहीं करोगे तो आर्टिफिशियल डायलिसिस पे तो आओगे। तो मैंने वो रिकॉर्डिंग, अब तो नहीं है मेरा मोबाइल, कई बार साफ हो जाता है, चलाना वतलाना तो आता नहीं है, बस काम चला रही हूँ। तो वो रिकॉर्डिंग सुन के तो कई लोगों ने तो मेरे को कमेंट किया, आंटी आप बहुत तीखा बोल देते हो। भाई मेरी रूह हिल जाती है, 9 साल की बच्ची क्या जी, ये बताओ ना। आज हमारे बच्चे हमारे ऊपर बोझ हैं, परिवार के ऊपर बोझ है, समाज के ऊपर बोझ है, देश के ऊपर बोझ है जो हमारे बच्चे पैदा कर रहे हैं। केवल 50 ग्राम की जीभ में ऐसे उलझ के रह गए। आने वाली हम अपने जनरेटर को भी तकलीफ तो धकेल ही रहे हैं और बोझ भी बना रहे हैं, अपने ऊपर, परिवार के ऊपर, देश के ऊपर, समाज के ऊपर। सोचो, बाकी तो कोई चारा है नहीं, बिना सोचे जो प्रकृति दे रही है जिस मौसम में भरपूर मात्रा में खाओ। अब आप सवाल पूछ सकते हो। जी, अगर किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है, चाहे वो उसका खुद का सवाल हो चाहे सार्वजनिक तौर पे कोई सवाल हो, तो वो कर सकता है अभी इनसे ना। और इनकी किट के लिए, इनकी दवा के लिए आप इनसे पर्सनल में DM करके बातचीत कर सकते हैं। नमस्कार सभी को। नमस्कार नीलम जी। मेरा एक सवाल था, आपने वो जो जूते का जो बताया, डिटॉक्स बताया, वो जूते आई मीन क्लैरिफिकेशन के लिए पूछूं, वो रबर के होने चाहिए क्योंकि वो सब गीला ऑयल वगैरह उसमें डालना है। कौन से टाइप के जूते को, कोई पर्टिकुलर जो आप रेकमेंड करेंगे? रबड़ फॉर्म के बताए, मैंने बोला जो किसान पहनते हैं ना वो प्लास्टिक के होते हैं और उससे थोड़े अच्छे आते हैं रबड़ फॉर्म के। ऐसे तो प्लास्टिक के भी पहन सकते हैं मगर वो क्या है, किसान क्या है, रफ एंड टफ होते हैं, वो बर्दाश्त कर जाते हैं। हम जैसों को अब क्या कहें, हमने अपने आप को नाजुक बना रखा है। एक पौधे होते हैं जो पार्क में डेली उनको सेवा शुश्रूषा करनी पड़ती है, पानी देना पड़ता है। एक पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जो जंगल में न उसको पानी देना है न देखभाल करना है, हम बन गए हैं वो पार्क के पौधे जो हमें डेली का डेली बहुत कुछ सोच के चलना पड़ता है। और किसान होते हैं ना वो जंगली पौधे हैं। 1 मिनट फोन आ रहा है, मैं आ रही हूँ। जी, थैंक यू सो मच।
तो हम है ना पार्कों के पौधे हैं, घर के गमले हैं, ये समझ लो। हम जंगली पेड़ नहीं हैं। तो किसान है ना जंगली पेड़ हैं, तो वो बर्दाश्त कर जाएंगे प्लास्टिक। हमारा शरीर प्लास्टिक नहीं बर्दाश्त कर पाएगा। तो रबड़ फोन फिर भी, वैसे तो रबड़ फोन भी नहीं बर्दाश्त कर पाएगा अगर हम ऐसा ही पहनेंगे। तो उसमें ये माल डाल के पहनेंगे ना, तो हम बर्दाश्त कर जाएंगे। क्योंकि हमें पैर तो एलोवेरा भी डाल सकते हो आप उस जूते में पीस के। आप करके देखो, बहुत अच्छा महसूस करोगे। जी, आपके कहने से पता चल रहा था। बहुत अच्छा लग रहा था सुनकर ही। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा टिप्स। थैंक यू तो बोल दो। हाँ जी, वही थैंक यू वही बोला मैंने कि बहुत ही अच्छा, मैंने पहली बार सुना, बहुत अच्छा लगा सुनकर। बहुत थैंक अच्छे, यू। बहुत अच्छे। खुशी होती है, किसी को अच्छा लगता है ना कुछ, वो थैंक यू की जरूरत नहीं होती है। बस एक हंसाना था आपको सबको, है। बाकी खुशी होती है कि कोई तो समझ रहा है, वरना तो हम बहुत परेशान हो जाती हूँ कि जाने कब जागेंगे लोग। झकझोरती रहती हूँ बस। और किसी का सवाल? नमस्कार माता जी, मेरा एक सवाल प्रश्न है, है। चलो पूछो कॉमरेड भाई। हाँ जी, तो मेरा प्रश्न ये है कि जैसे जो आंतें होती हैं उनको कैसे साफ किया जाए, छोटी आंत वगैरह जो भी है, साफ और डिटॉक्स कैसे करते हैं उसमें, क्योंकि इतना ज़्यादा जो आजकल का खान पान है तो उधर कई कई महीनों तक वो मतलब अटका जाता है ना, तो उसको कैसे साफ किया जाए। वो तो बेटा नाड़ी शोधन कराना पड़ता है, खान पान बदलना पड़ेगा। और एक बार बेटा मैंने बताया कि मेरा इलाज मैं केवल 1 महीना देती हूँ, दूसरा महीना देती नहीं हूँ, डांटती हूँ। जो मैंने 14 दिन में 100% फेल किडनियों वाला ठीक किया ना, वो लोग तो जिद पे अड़ गए थे, हम तो 4-6 महीने चलाएंगे। मैंने 14 दिन में ही बोल दिया था, जब उन्होंने जांच कराई, नॉर्मल हो गया बंदा, तो मैंने बोल दिया था अब जो मेरी दवा बाकी बची है 20-25 दिन चलेगी, क्योंकि 1 महीने वाली 1.25 महीने के आसपास चल जाता है वो कोर्स मेरा। मैं जो जितनी दवा बची है उसको चलाओ, बाकी मेरी दवा की जरूरत नहीं है। मगर जो इन्होंने हवा फैला रखा है, इन्होंने जो डर फैला रखा है, वो कहते हम तो 4-6 महीने लेंगे। मैंने कहा भाई लोगे, मेरी दुकान चलाओगे, ये मेरा लाइव प्रोग्राम है, उसमें आप देखो, मैंने बताया है उसमें कि जरूरत ही नहीं है दवा की दोबारा। बस 1 महीने का कोर्स ले लो, खान पान भी दोबारा नहीं बिगाड़ना, क्योंकि शरीर रूपी गेहूं में बीमारी रूपी घुन लग गया अगर, तो इसको सहेज के चलाना पड़ेगा। बस इतना सा, जो मैं समझा रही हूँ उस पे ध्यान दो, और कुछ मतलब कोई ऐसा खान पान जिससे मतलब डिटॉक्स हो पाए फुल बॉडी, नहीं। नहीं नहीं, वो तो खान नेचुरल। पान से डिटॉक्स नहीं होगी, नहीं, नेचुरल तरीके से डिटॉक्स नहीं होगी। बाकी आप खान पान बदल सकते हो तो फर्क पड़ेगा, बाकी डिटॉक्स नहीं होगी। डिटॉक्स तो नाड़ी शोधन ही है। और कोई हो तो वहां भी धन्यवाद। देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है कि कौन कैसे डिटॉक्स करा रहा है, इसके बारे में मेरे को जानकारी नहीं है। क्योंकि मैं मतलब सरदा से लेकर कैंसर, आज तक मेरे पास ऐसा कोई मरीज नहीं आया जो ठीक नहीं हुआ हो। आपने कभी अगर सुना होगा सलमान खान का इंटरव्यू, तो उसके होंठ से लेकर कनपट्टी तक एक कोई नस खिंचती है और असहनीय दर्द होता है उसको। उसका इलाज केवल अमेरिका में है, 3 करोड़ तो उस ऑपरेशन की फीस है, बाकी के खर्चे। दिल्ली के मयूर विहार फेस 1 में मैंने एक कैंप लगाया था, वो 2016 में लगाया था, उसका केवल याद है सन। तो वो कैंप में मेरे को एक युवा बच्चा 22-25 साल का होगा, एक मेरे जैसा बुजुर्ग, 2 मरीज ऐसे मिले, दोनों को 5 दिन में क्योर हो गए। ये है नाड़ी शोधन बेटा, कि कोई ऐसी बीमारी नहीं है छोटे से बड़ी, या ये लोग हवा फैलाएं हैं, अरे ये तो बहुत खतरनाक बीमारी है, अभी हम इस पे रिसर्च करेंगे, अभी इस पे दवा खोजेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, कुछ भी नहीं है। मेरे को ला दो, मैं नाड़ी शोधन से क्योर करके दिखा दूंगी। अंदर ही अंदर चुपके काम करो, क्योंकि हमें हमारे ऊपर भी नजरें हैं। करो चुपचाप काम, दुआएं तो मिलेंगी ना कम से कम। और कुछ?
मैंने आपकी 2-3 वीडियोस देखी हैं जिनमें आप कैंप लगा रहे हैं। उसमें आप प्याज का रस देते हैं मतलब दूसरे लोगों को, और उसके साथ एक पाउडर देते हैं, वो क्या होता है? 1 चम्मच पाउडर डाल के और ग्लास में, और फिर उसमें आप वो देते हैं प्याज का रस। अब वही मेरा प्रोडक्ट है भाई, वही मेरा प्रोडक्ट अच्छा, है अच्छा, नाड़ी अच्छा, वो शोधन आपका में। प्रोडक्ट। और कुछ और भी दवाइयाँ होती हैं, तो वही मेरे प्रोडक्ट होते हैं। तो बहुत कुछ देखो जो मैंने अभी सिखाया है ना, ऐसा भी आप चलोगे ना तो काफी हद तक क्योर हो जाओगे। बाकी रही कोई परेशानी है, 1 महीने की दवा ले लो, नाड़ी शोधन करवा लो, और किट ले लो, वो 4 महीने चल जाएगी। सर से लेकर छाती तक तो साफ हो जाओ। इससे पता है क्या है, सर्वाइकल चल जाता है, स्पॉन्डिलाइज के चला जाता है, थायराइड चला जाता है, याददाश्त ठीक हो जाती है, नींद सही हो जाती है, आंखों का मोतियाबिंद तक ठीक हो जाता है, आंखों की रोशनी, कानों का बहरापन, झाए झाए बहुत कुछ ठीक होता है। माइग्रेन, सर दर्द, आधा सीसी, जो कुछ है सर, बालों से लेकर छाती तक, चेहरे का कालापन, झाइयाँ, मुहासे, कील, सब धीरे धीरे ठीक होते जाते हैं। झाइयों का मेरे को मालूम नहीं था, बाकी आता तो बालों से लेकर छाती तक के बीच में ही है। एक भाई के ठीक हुआ है, तो अब मैं चेहरों की झाइयों का लिए भी बोलने लगी हूँ। तो आप ये करके देखो, बाकी मर्जी आपकी है, खान पान सुधारना होगा। और कुछ? जी, आप जो कहते हैं कि शादी से पहले एक बार पहले नाड़ी शोधन करवा लेना चाहिए, तो वो क्यों बोलते हैं आप ऐसा? क्योंकि हमने खान पान इतना बिगाड़ चुका है कि शादी के बाद मेरे पास कुछ मरीज ऐसे भी आए हैं, उन्होंने अपने ससुराल का पैसा लगा दिया, मायके का पैसा लगा दिया, अपने नौकरियों पे लोन ले लिया, उसके बाद भी बच्चा नहीं हुआ। अब क्या करें वो लोग? मतलब आप यहाँ वहाँ पूरे खोखले हो रहे हो, लोन भी ले रहे हो, जहर खाने लायक बचोगे ना, क्या करोगे? फिर भी बच्चा नहीं हुआ, तो नाड़ी इसका शोधन जीता करवा लो। जागता उदाहरण मैं हूँ। प्रणाम। इसका जीता जागता हाँ, उदाहरण मैं हूँ। मेरे को 11 साल हुए शादी करने। वाह, बीवी तो वाह। नॉर्मली खाती थी, मेहनतू थी। थोड़ा बहुत मैं भी बाहर का खाता था, मेरे को तो सब पता नहीं था पहले से। तो मैं भी पैसा खर्च खर्च के थक गया सब जगह पे। अभी भी बच्चे बच्चे नहीं है, अभी 11 साल हो। ये बच्चे की तभी बात कहती निकली हूँ इसके ना, वजह से बोला। हाँ। हाँ नहीं तभी कहती हूँ ना, गुरु शादी माता। से पहले डिटॉक्स हो जाओ, तो क्या रहेगा हाँ। कि बाद में आने वाली इतनी परेशानियां, इतने खर्चे। और सबसे बड़ी बात है ना, देखो बेटा, हाँ। तुमने एक्सेप्ट कर लिया हाँ। कि बीवी इतना हम्म। नहीं खाती थी, हैं? हम्म। तो तुम हाँ। अपने ऊपर दोष ले रहे हो। देखो बेटा, नहीं तो घर हाँ। वाले क्या करते हैं, बहू बांझ आई हम्म। है, बहू के ऊपर जो नजरें, बहू के ऊपर जो ताने लगते हैं, अधमरी तो वो हाँ। चली वैसे ही हो जाती है। ये हाँ। तो हमारे विडंबना है, ये हमारे समाज में हाँ। है। बिल्कुल। मगर ये कोई नहीं सोच रहा। और दूसरी बात मैं ये भी कहती हूँ, ऐसे तो आज गुरु हम माता दोनों को रिपोर्ट नॉर्मल ही है। उसका भी जो बीज नहीं नहीं बनने नहीं का नहीं जो रिपोर्ट, हाँ। देखो ये बेवकूफ बनाना है, नॉर्मल आई या अब हाँ। नॉर्मल आई, कोई भी रिपोर्ट, हाँ। हाँ। ये तो एक हाँ। उनका झांसा है, ये तो बिल्कुल। दिमाग से हटा दो। असल में कोई तो बिल्कुल। कमी आ गई। और दूसरी बात, हाँ। ईश्वर की तरफ से 1000 पे 3 लड़कियां और 3 लड़के हाँ। बांझ होते हैं, और आज हर दूसरा बिल्कुल। तीसरा बांझ है कि नहीं है? हाँ। अरे घरों घरों में चलता है अभी तो सभी का। बच्चे होने के बाद में तो दूसरी बार दोबारा बच्चे भी नहीं हो रहे अभी। मैंने ये भी देखा है हाँ कि एक साल एक बार बच्चे होते हैं, उसके बाद में वो लोग प्रयत्न कितना भी प्रयत्न करते पर नहीं हो रहा है उनको भी बच्चे। भाई देखो, ऐसा नहीं। इसलिए नहीं हो, हाँ। अस्पताल जा रहे हो ना, तो अस्पताल में कुछ हाँ। ऐसा डोज दिया जाता है कि दोबारा आप हो ही ना। बिल्कुल। ये जनसंख्या नियंत्रण का काम है। अब हाँ। मैं इससे ज्यादा तो ग्रुप में बोल नहीं सकती हूँ, आप पर्सनल पे बात करोगे तो मैं बता दूंगी, राम राम लिख के भेज दो, मैं ठीक है। बता दूंगी। हाँ। हैं कि आज हमारे युवा तरस गए हैं 40-40 साल तक कि हमें एक हो जाए, और दूसरे सोच रहे हैं कि हाँ, दूसरों के 10-10 हो जाते हैं। हाँ। 40 साल तक दूसरों के 10-10 12-12 बच्चे हो जाते हैं। हमारे साथ क्या खेल चल रहा है?
छोड़ो अब इस बात को, अब आगे बढ़ो, आगे कोई सवाल दो। मूड खराब हो जाता है मेरा, तभी कहा है मैं नाड़ी शोधन पहले शादी से पहले करा लो, अगर कुछ बचाव होना होगा ना तो बच जाओगे। मैं बहुत अपसेट हो जाती हूँ इन बातों से कि आज हमारी नस्ल फसल सब बर्बाद कर दी गई है। और किसी का है सवाल? जी माते, जो ये आज के समय में जो ये वैक्सीन लगी है, जो पनीर टिक्का जिसने ले लिया है, तो उसके लिए भी कोई नाड़ी शोधन में कुछ फायदा मिलेगा? मिल सकता है मेरे विचार से, क्योंकि ये देखो, पहली बात तो ये ध्यान रखना, जब मेरे नानी करते थे या मेरे मम्मी करते थे, तब तो इक्का दुक्का को कोई कैंसर या किडनी किडनी का तो हमने शायद सुना ही नहीं था तब। कैंसर जरूर सुना था बचपन में कि, और दूसरी बात एक पॉइंट ध्यान दो कि पहले अगर बीमारियां होती थी ना, किसी राजा महाराजा को या सेठ साहूकार जमींदार को होती थी, ये ध्यान है? थोड़ा जी दिमाग चलाओ, ध्यान में आ रहा है कि पहले आम इंसान बीमार होता था? नहीं, वैद लोग भी आम वही इंसान, रखते थे। आम आदमी तो वैद लोग भी नहीं रखते थे, राजवैद जिनको बोला जाता था। हाँ तो राजवैद भी तो इन राज महाराजाओं के लिए और शेष साहूकारों के लिए होते थे ना। आम इंसान को तो क्या होता हाँ था, जी। थोड़ा बहुत बीमार हुए, वैद्य के यहाँ गए, एक पुड़िया देते थे, वो रात को गर्म पानी या गर्म दूध से ले लेना है, और दूसरे दिन 2-4 पुड़िया देते थे। हैं, थोड़ा बहुत जो भी है वात पित्त का अनबैलेंस हुआ है वो वात पित्त कब तो मैंने तुम्हें बिस्तर से उतरते ही सम करवा दिया, बिस्तर पे ही, बिस्तर से उतरते उतरते तक। हैं, तो बाकी बचता क्या है, वो तो मेरा और आसान हो गया तुम्हारा। तो मेरे कोई वैद्य ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वैद्य मिलेंगे भी नहीं आज के जमाने में आसानी से। हैं, क्योंकि सारी हमारी परंपराओं को नष्ट, तहस नहस किया गया है। और 2-4 पुड़िया देते थे और सब टनाटन हो जाते थे 2-4 पुड़िया में, आज ये जांच वो जांच है। और दूसरी बात, सब लोग ना वज्रासन से उठ के, अगर आपको प्रेशर है सवेरे वाले वज्रासन से, तो पहले फ्रेश हो जाओ, फिर अगर आप 100-500 कदम उल्टा चलोगे, फिर आप देखो कि आपका शरीर क्या कह रहा है। तो ये सब हमारे साजिशों के तहत हमें बीमार किया गया है, गलत खान पान दे के। तो हमें 50 ग्राम की जीभ को संभालना पड़ेगा, वरना तो भाई हम दुकानें खोले बैठे हैं, जितना कमाया है, जो बाप दादा की जमीन जायदाद भी है, चल अचल संपत्ति हमें दे जाओ, ना हमें टकार आएगी ना तुम ठीक होगे, गारंटी है मेरी, हमें डकार भी नहीं आने वाली। लगा दो, कितना लगाते हो मेरे ऊपर, मेरे को देते हो। जी बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि देखिए, अब मैं थोड़ा सा मैं बोल लेता हूँ यहाँ, क्योंकि यहाँ बोलना थोड़ा सा जरूरी है सभी के लिए, सभी सुन रहे हैं। देखिए, हम एलोपैथ में हम क्या करते हैं, हम इतना कुछ खा रहे हैं, पहले तो खान पान का, उसके बाद फिर एलोपैथ डॉक्टर के पास जा रहे हैं। और वो एलोपैथ डॉक्टर जो है, वो क्या कर रहा है, हमारे पूरे जीवन की पूंजी, उसको ये पता लग जाता है कि ये किस कैटेगरी का बंदा है, ये कितना माल ले रहा है, इसके पास कितने पैसे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग वो उससे बात करता है। ठीक है। और जब हमारा पूरे जीवन में ऐसा तो नहीं होता ना कि हम कभी भी डॉक्टर के पास ना जाए, पूरे जीवन में, हालांकि आजकल तो पता नहीं कितनी दफा जाता है, नहीं तो फिर भी अगर हम एक दफा भी जाए तो हमें शायद वो पूरे जीवन की बचाई हुई पूंजी को वो ले लेता है। ये सब आपको मालूम है? तो क्या हम अपने ही घरों में ये सब चीजें, एक जैसे हम हमारी रसोई ही औषधालय है, तो हम पहले भी टॉपिक रख चुके हैं इसी हिसाब से कि हम अगर अपने ही घरों में, अपने ही रसोई घर में अगर इस सारे औषधालय को बना ले और फिर से दोबारा से ये शुरुआत कर दे, ठीक है, या फिर एलोपैथ की बजाय हम अपने आयुर्वेदिक डॉक्टर को अपना एक फैमिली डॉक्टर बना ले, जैसे हम एलोपैथ के डॉक्टर को मानते हैं, तो उस तरीके से अगर हम काम करें तो हमारे उससे अभी फिलहाल तो जो है वो पैसा भी बच सकता है, जीवन की भर की पूंजी भी खराब नहीं होती है, और हमारा शरीर भी ठीक रहता है, ना किसी अंग से हमें वो मतलब काटना पीटना नहीं होता है। ठीक है, अंग बाहर नहीं करना होता है, उसी को हम दुरुस्त कर सकते हैं।
तो ये आयुर्वेद में और एलोपैथ में इतना अंतर होता है। तो आप सभी जो है आयुर्वेद की तरफ, ठीक है, अपने रसोई के औषधालय की तरफ, अपने वैद्य की तरफ अगर बढ़ते हैं तो मेरे ख्याल में इससे बढ़िया और क्या चीज हो सकती है जो हमारी जीवन भर की पूंजी को हम बचा सकते हैं और हमारे शरीर को। वहां पे क्या होता है, जीवन भर की पूंजी भी जाती है और हमारे शरीर का अंग भी भंग होता है, तो दोनों काम होते हैं। तो उससे तो अच्छा मैं यही है यहाँ ना एक कि बात जैसे, जी मैं यहाँ एक बात बताऊंगी। मेरे बच्चे मेरे को ले जाएं डॉक्टर के यहाँ, और मैं खास ज्यादा बीमार भी नहीं हूँ, मैं आराम से ठीक हो सकती हूँ। पर मेरे बच्चे कहेंगे भाई हम खर्चा करने की कंडीशन में नहीं हैं और बीमार भी नहीं हो ज्यादा। डॉक्टर ये कहेगा इस बुढ़िया को ना घर ले जाओ, इसका कोई इलाज नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे बच्चों ने बोल दिया हम पैसा नहीं दे सकते। और मेरे को गंभीर बीमारी है और मेरे बच्चे ले गए और उन्होंने देख लिया कि तो इनमें से तो हम भरपूर पैसा निचोड़ सकते हैं, और मैं मर भी गई। उसके बाद भी 4 दिन वेंटिलेटर पे डाल के मेरा इलाज किया जाएगा। ये है ये आधुनिक इलाज। क्या चाहते हो? गरीबी रेखा से नीचे जीने को मजबूर कर दिया है इस आधुनिक इलाज ने। जहर खाने को मजबूर कर दिया इस आधुनिक इलाज ने। कितने परिवार जहर खा के मर रहे हैं कि हमारा सदस्य घर का ठीक तो नहीं हुआ, अब हमारे पास कुछ नहीं है, हम सब बेच चुके, सब तरफ से हार चुके। जहर खा रहे हैं कितने लोग। लौट आओ भाई अपनी जड़ों में, अपनी जड़ों के साथ जुड़ जाओ। और हमें फैमिली वैद्य की नहीं, हमें फैमिली फार्मर की जरूरत है जो ऑर्गेनिक हमें उगा के दे। या खुद बन जाओ फार्मर, अपने लायक तो उगाओ। और आने वाले समय में जो खुद उगाएगा वो ही सरवाइव कर पाएगा, वरना तो ये टिड्डे मच्छर इलियां न जाने क्या क्या के बिस्कुट देंगे। मैंने अभी 5-6 दिन पहले डाला है कि एक समय था, जाने कौन सा, मेरे को समय याद नहीं आ रहा। उस समय क्या करते थे, जितने लोग मर रहे थे ना वो लोगों को ले जाके ना कहीं गोदाम में पटका जाता था। उन मरे हुए लोगों का बिस्कुट बना के जनता को दिया जाता था। और वही सब होने वाला है। 2 दिन में शुरू हो जाए, करेंगे ये, देख लेना। कई जीवों से बनी हुई दे रहे हैं चीजें, और बोला भी है कि इंसान का मांस भी खाना चाहिए, और वो खिला के रहेंगे। इसलिए खुद के फार्मर बन जाओ, तो फिर फैमिली फार्मर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, फैमिली वैद्य की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जीवन शैली सुधार लो। और कुछ बोलना है बोल लो। मुझे पूछना था एक, पूछूं? हाँ जी बोलिए बोलिए। हाँ जी बोलिए। वेरिकोज वेन्स के लिए क्या ट्रीटमेंट है? वो मेरा नाड़ी शोधन है। और तकिया सर के नहीं, नीचे रखना बंद, पैरों के नीचे तखत की तरफ से, पैरों के नीचे की तरफ से तखत के नीचे एक एक ईंट लगा दो। देखो मैं आप यहाँ पर फिर 5 मिनट लूंगी। नेचुरोपैथ हो या पंचकर्म हो, है वो भी शोधन प्रक्रिया फैल है। क्यों? कि ऊपर का शोधन होके मलमूत्र का रास्ता हमारा बीच में है। ऊपर का शोधन होके मलमूत्र के रास्ते से ऊपर की गंदगी तो निकल जाएगी, नीचे कोई रास्ता नहीं है, ऊपर वो आएगा नहीं, कोई मोटर तो लगी नहीं है कि हम उसको ऊपर खींच लें। तो हमें क्या करना है कि रात को पैरों के नीचे की तरफ से एक एक ईंट लगा के सोना है। क्योंकि तकिया बोलती हूँ वैसे मैं, पर तकिया क्या, रात को आप करवट लोगे इधर उधर, तकिए हो जाएंगे इधर उधर। तो आप पैरों की तरफ से एक एक ईंट लगा के सो। तो क्या है, जो 5-7 घंटे हम रात के सो रहे हैं, कम से कम जो टॉक्सिन हमारे, या तो हम सारा दिन खड़े खड़े काम कर रहे हैं, कंप्यूटर पे बैठे हैं, कुर्सी पे बैठे हैं, सोफा पे बैठे हैं, पलंग पे बैठे हैं तो भी पैर नीचे लटका के बैठे हैं, गाड़ियों में बैठे हैं तो भी पैर नीचे। तो हमारे जो टॉक्सिन है ना वो भारी हो जाते हैं, वो टांगों में जाते हैं, तो हमारे टांगों में जाकर हमारी टांगों को नाकारा करते हैं। तो रात को जो हम 5-7 घंटे जो सो रहे हैं, कम से कम
वहाँ नीचे से हम ऊपर रखें, सर के नीचे तकिया न दें, तो हमारे जो टॉक्सिन सारा दिन में नीचे ढरक गए हैं उसमें से 50% 70% कुछ तो मल मूत्र के रास्ते ढरक के आएंगे, तो आप फ्रेश हो जाओगे, टांगों की कई तरह की परेशानियों से बच जाओगे। और मेरे पास तो नाड़ी शोधन के अलावा कुछ भी नहीं है भाई। और कुछ? हाँ माता, एक सवाल आया है कि जैसे लड़कियों के बाल झड़ रहे हैं, तो बाल झड़ने का क्या कारण है और कैसे इनको रोका जा सकता है? भाई अब तो रोकना मुश्किल है, क्योंकि जो हमने बिस्कुट खाए हैं, चर्बी हमारे रोम क्षेत्रों में बिल्कुल जाम कर दिया है। स्कैल्प हमारे जाम हो चुके हैं उस बिस्कुट ने और जुकाम रोकने ने, जुकाम की गोलियों ने और सर दर्द की गोलियों ने। वो जो हमारे मल कफ टॉक्सिन म्यूकस श्लेष्मा है वो स्कैल्प को बंद कर चुका है, इसलिए स्कैल्प में हमारे जो बालों को पोषक तत्व मिलने चाहिए वो नहीं मिल रहे हैं। इसके लिए मूल चूल परिवर्तन करने हैं, उसके लिए तो काफी टाइम लग जाएगा। और अगर यहीं पे रोकना है कि अब आगे ना हम बिल्कुल गंजे हो जाएं या ज्यादा बिल्कुल छोटे ना हो जाएं बाल, तो उसके लिए आपको नाड़ी शोधन और जो मेरी किट है, सबसे पहले तो किट जरूरी है वहां पे, क्योंकि स्कैल्प में से जो कफ निकलता है, अगर आपने नवनीत का वीडियो देखा हो, नवनीत की डेली कुछ ना कुछ बताता है वो, हाँ मेरे को क्या मिला इससे फायदा। तो किट तो मैं समझती हूँ हर एक को लेनी चाहिए, कि कम से कम हम सिर दर्द, माइग्रेन, आंखों की रोशनी, कानों में बहरापन, झंझनाहट या थायराइड, सर्वाइकल, अस्थमा, चेहरे के झाइयाँ और बालों का झड़ना, ये सब किट से होगा सेट। पर खान पान सुधार, इधर आप मैं किट देके आपको एक कदम आगे बढ़ाऊं, आप खान पान बिगाड़े ही रखो, 5 कदम पीछे रहो, तो भाई खर्चा करना बेकार है। और कुछ? एक और पूछना था मुझे। जैसे हम सुबह में उठते हैं, उठने के बाद में कंटिन्यू छींकें आती है, जो फिर कभी कभी तो दिन भर परेशान करती है, कभी कभी सुबह में थोड़ी देर होके फिर शाम में या दोपहर में सर दर्द पैदा करती है, फिर मतलब ऐसा अलग अलग कुछ न, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ भी नहीं। ऐसा क्यों होता है और उसके लिए क्या करना चाहिए? ये जो मैंने अभी बता रही हूँ ना नवनीत भाई का, इसको हजार हजार छींकें आती थी, जिसके चक्कर में इसका कान का पर्दा भी बट गया था, और इस किट से सब कुछ ठीक हो गया है। आओ मेरे सत्र में शाम को, वो आता है बच्चा, उससे बात करो डायरेक्ट आप। जी बिल्कुल। उसको हजार हजार छींकें आती थी, और वो बता रहा था अब की बार में 3-4 बार बरसात में, काफी दिन पहले, 1 महीना करीब पहले बताया था ये, कि 3-4 बार बरसात में भीगा हूँ, मगर मेरे को एक भी छींक नहीं आई है, नहीं तो मेरी हालत खराब थी। तो मेरी किट कमाल करती है यहाँ पे। और कुछ? ये नाक बहना और सिर दर्द, बारिश में भीगना, ये कॉमन होता है, बट इसके लिए ट्रीटमेंट समझ नहीं आता है। तो तब जो लोग करते हैं ना, एक ही काम करते हैं, टैबलेट ले लेते हैं, पेन किलर वगैरह, तो वो उतने तक ठीक हो जाता है। लेकिन ऐसा क्या कर सकते हैं कि जो वो गोलियां लेने की जरूरत ना पड़े, मतलब वो किट में सब हो जाएगा आपके बोलने के हिसाब सब 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 किट में सब हो जाएगा, आपको गोली। से? मैं तो ओके। भाई देखो, कैंसर वाला मरीज भी आता है ना, किडनी वाला मरीज भी आता है ना, मैं उनको बोलती हूँ कि भाई एक भी गोली अंदर नहीं जानी चाहिए मेरे इलाज से पहले। और जब मेरे से बात करता है, तारीख लेता है, तब से ही बोल देती हूँ आज से दवा बंद, अंग्रेजी, और मेरी परहेज चालू। जब तारीख आपको मिले आप आ जाओ, मेरी जिम्मेदारी आपको ठीक करना, गारंटी नहीं है ये। अगर मैं जो बोल रही हूँ 3 वक्त का भोजन नहीं खाओ, आप भोजन खा रहे हो, तो फिर मेरी क्या गारंटी है, मैं भोजन बंद कराती हूँ। मेरे पास ऐसा एक बच्चा आया था, तो उसको आराम नहीं आया, तो बाय द वे एक बार उसकी बीवी ने फोन उठा लिया, तो मैंने कहा बेटे खाना बंद किया है, क्योंकि मेरे को मालूम है कि कुछ लोग चीटिंग कर जाते हैं, कहते हैं 8 रोटी नाश्ते में खा रहे हैं, 8 रोटी दोपहर में खा रहे हैं, 8 रोटी रात को खा रहे हैं। मैं 1 रोटी मना करती हूँ,
कि 8-8 तीनों टाइम खा रहे हैं। तो ये है कि परहेज नहीं करोगे इसलिए गारंटी नहीं है। जिम्मेदारी मेरी है कि आप परहेज भी करो और दवा भी लो। और कोई? अरे राम। और किसी का कोई सवाल? है बहुत मेरे सवाल, बट अभी नहीं पूछूंगा मैं। आपके इसमें आके मैं पूरे क्लियर करके दूंगा जो भी रहेगा ना। माफी चाहता हूँ मैं उसके लिए। कोई बात नहीं है, माफी की जरूरत नहीं है। आपको वहां आओगे ना बहुत अच्छा लगेगा, और क्योंकि वहां यात्रा करोगे ना पूरे ग्रुप की, चैनल की, तो आपको बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा। क्योंकि वो बहुत पुराने चैनल, तो मेरा बहुत पुराना है, साल 2 साल। मेरे को नहीं मालूम, मेरे को ये सब आता नहीं है। ये तो बच्चे आप लोग ही करवा के, जैसे आज शिव ने करवा लिया, हाँ हरजिंदर करवा रहा है, और जो मेरा चैनल है पुराना वो मेरी बेटी ने किया है। तो ये सब तुम लोग ही करते हो, मेरे बस का नहीं है, ये मेरे को नहीं आता। मैं तो बहुत साधारण परिवार से हूँ, और जब हमारी स्टडी हुई थी तब वहाँ कॉलेज भी नहीं था गांव में। हाँ तो जरूर वहाँ है, तो मैं पढ़ी नहीं हूँ। ये तो हमारा पुश्तैनी काम है, जो ईश्वर की दया से। मैं खुद हैरान हो जाती हूँ, मैं वो बात रह गई कहते कहते कि तब हमारी इतनी बीमारियां ही नहीं थी, आज बीमारियां हैं, तो मैं हैरान रह जाती हूँ। अरे भाई ये भी ठीक हो गया, ये भी ठीक हो गया, क्योंकि कल हमने इतनी बीमारियां देखी नहीं थी ना। आज जैसा जो आ रहा है वो ठीक हो रहा है, बशर्ते वो परहेज करे। इसलिए मैं गारंटी देती नहीं हूँ, पहले ही बोलती मेरी गारंटी नहीं है, जीरो। जबकि नवनीत भाई तो बोल चुके हैं, परसों ही बोले थे, यानी कल बोले, परसों बोले थे कि माता जी आप इतना ठीक करते हो, फिर भी गारंटी के लिए क्यों बोलते हो बार बार? मैं मेरी गारंटी 0% नहीं है। मैं कि भाई मैं बहुत भुगत चुकी हूँ, खाने छोड़ नहीं पाते, 50 ग्राम जीभ को लगाम लगा नहीं पाते, फिर मेरी टांग खींचते हैं। इसलिए गारंटी मेरी नहीं है, क्योंकि उसने देखे हैं रिजल्ट। जो 1000 चीखे रोज मार रहा होगा, जिसका कान का पर्दा फट गया होगा, और जो बरसात में भीगने के बाद भी एक चीख नहीं मार रहा होगा, जिसका 4 दिन में एक डिटॉक्स पे देती हूँ मैं, उससे उसका 4 दिन में 3 किलो वजन भी, 4 जाने 5 दिन में 3 किलो वजन भी कम गया हो गया, तो उसको बाकी क्या चाहिए गारंटी? तो वो तो ऐसे माता जी, ये बात अच्छी नहीं लगती मेरे को आपकी, कि आप कह रहे हो गारंटी। मैं गारंटी देके मैं टांगे नहीं पर खिंचवाना चाहती। विश्वास है आओ, नहीं तो भाई बहुत बैठे हैं दुकान चलाने वाले, चलवाओ दुकान उनकी। और कुछ?